मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। बदबूदार लड़के, चले जाओ, चाचा के अच्छे काम में खलल मत डालो। युन जोंगहे बहुत नाराज था। दरअसल इस दौरान सोंग किंगशु सड़क पर ही खा पी और सो रहा था और उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। ऊपर से आजकल मौसम भी बहुत गर्म हो गया था। सोंग किंगशु को अपने पिछले जीवन में एयर कंडीशनिंग की आदत थी। वह इस भीषण गर्मी को कैसे सहन कर सकता था, इसलिए उसने अनजाने में अपनी पतलून भी ऊपर कर ली थी और अब वह किसी देहाती लकड़हारे जैसा लग रहा था। सोंग किंगशु ने युन जोंगहे को हैरानी भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, तो तुम जिन योन के चचेरे भाई हो? जिन योन कौन है? युन जोंगहे उलझन में था, लेकिन उसने अभी तक आसपास के लोगों की मौजूदगी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और वह खुद भी यहाँ काफी देर से था। इसलिए वह इस अजीब लड़के की पहचान का पता नहीं लगा पा रहा था और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि युन जोंगहे जिन योन के चचेरे भाई जू झीमो का उपनाम था। जू झीमो के पिछले जन्म के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार को याद करते हुए सोंग किंगशु ने मन ही मन प्रशंसा की, बूढ़े जिन की लेखन शैली बहुत अच्छी है। दिन के उजाले में तुम नकाब क्यों ओढ़ती हो? तुम अजीब लग रही हो। मू वानकिंग ने सोंग किंगशु के पहनावे को हैरानी से देखा। मेरी माँ कहती थी कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मेरा चेहरा ढका रखा और कहा कि जो भी स्त्री मेरा घूंघट हटाकर मेरा चेहरा देखेगी मैं उससे शादी कर लूंगी। ओह नहीं, मुझे उससे शादी करके उसे अपना जीवनसाथी बनाना होगा। सोंग किंगशु ने मू वानकिंग को देखकर मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरी और उसे घूरने लगी। ये तो मूर्खता ही निकली। युन जोंगहे ने मन ही मन आह भरी। मू वानकिंग ने उसे अपनी ओर घूरते हुए देखा और गुस्से से बोली, क्या देख रहे हो? बहन बहन, तुम कितनी सुंदर हो, क्यों न तुम आकर मेरा घूंघट उठाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सोंग किंगशु ने भोलेपन से कहा। गोब्लिन, अगर आपको मेरा अनुवाद पसंद आया हो तो कृपया दान करने पर विचार करें। राशि मायने नहीं रखती, आपका सहयोग ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। साथ ही अगर आपको उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया नॉवेल अपडेट्स पर इसे रेट करें। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो हाँ, हमारा नायक कुछ हद तक दुष्ट है, लेकिन उसकी दुष्टता की एक सीमा है। जब मू वानकिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसके मन में उलझन और हैरानी का भाव पैदा हो गया। ये बातचीत इतनी जानी पहचानी कैसे हो सकती है? उसके चेहरे पर कठोर भाव आ गए और उसने हाथ उठाकर कहा, चले जाओ वरना मैं तुम्हें जहर का तीर मार दूंगी। ये बहन तो बहुत ही गुस्सैल है, मुझे तो डर लग रहा है। सोंग किंगशु जल्दी से एक तरफ हट गया और मन ही मन बुदबुदाया, इतनी गुस्सैल, ये तो मेरी पत्नी बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। सोंग किंगशु ने भले ही अपनी आवाज़ धीमी कर ली थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपने शब्दों को मू वानकिंग को सुना दिया, जिससे मू वानकिंग घृणा से दांत पीसने लगी। हालांकि युन जोंगहे के यहाँ होने का ख्याल आते ही उसने तुरंत अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ लिया। मू वानकिंग, मेरे पीछे आने में तुम्हें क्या दिक्कत है? ये भाई तो लोगों की अच्छी देखभाल करने में माहिर है। युन जोंगहे ने भौहें चढ़ाते हुए और अभद्र लहजे में कहा। बेशर्म, मू वानकिंग ने अपना हाथ उठाया और तितली बाजू तीर चलाया। युन जोंगहे इसके लिए काफी समय से तैयार था और वह तेजी से उसके करीब आ गया। बगल में खड़े सोंग किंगशु ये देखकर दंग रह गए। युन जोंगहे की मार्शल आर्ट तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसकी चाल चलन की तकनीक किंगबोंग लाजवाब थी। अगर वह उसे पकड़ना भी चाहे तो उसे जीतने के लिए सिर्फ अपनी सहनशक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। मू वानकिंग बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपनी तलवार घुमाई, लेकिन युन जोंगहे बिजली की तरह आगे बढ़ा और एक उंगली से उसकी कमर पर स्थित सुई चुभो दी। जब उसे पता चला कि दुवान यू उसका अपना भाई है तो उसका दिल टूट गया। अब वह युन जोंगहे के हाथों पकड़ी गई थी। आने वाले भयानक सपने के बारे में सोचकर वह इतनी घबरा गई कि बेहोश हो गई। क्या गजब की खूबसूरत है, बेहोश होते हुए भी कितनी खूबसूरती से गिरी है, बेहोश होने पर भी कितनी प्यारी लग रही है। युन जोंगहे ने अपने हाथ मलते हुए जमीन पर लेटी उस खूबसूरत औरत को देखा। उसके मुंह से लार टपकने ही वाली थी। क्या मुझे उसे जगाकर वो काम करना चाहिए या उसे जगाने से पहले ही वो काम कर लेना चाहिए? अगर वह जाग गई तो शायद आत्महत्या कर लेगी और वह दृश्य भयावह होगा, लेकिन अभी वह सूखी लकड़ी की तरह है, उसमें कोई ताकत नहीं बची है। युन जोंगहे कुछ देर के लिए दुविधा में पड़ गया। आह, तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति ने दुनिया के सभी फूल चोरों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। इसी समय उसके बगल में एक आवाज सुनाई दी, जिससे युन जोंगहे भयभीत हो गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वह मूर्ख लड़का वहां खड़ा उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था और युन जोंगहे ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, बदबूदार लड़के, पता चला कि तुम मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे और इस वरिष्ठ को चिढ़ा रहे थे। राजकुमार दुवान यू तो सारे अयाशों में भी श्रेष्ठ हैं। वो पहले स्त्रियों का दिल जीत लेते हैं, फिर उन्हें धोखा देकर चले जाते हैं।
वो स्त्रियां भी उन्हें जाने देने को तैयार हो जाती हैं और अंत में उन्हें एक रोमांटिक और शालीन व्यक्ति के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है। भला उनकी ऐसी बदनामी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम सुनते ही सब तुम्हें ठुकरा देंगे। सोंग किंगशू के शांत भाव देखकर युन जोंगहे चौंक गया। हालांकि उसकी बातों से युन जोंगहे को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, दुवान झेंगचुन का ये छोटा सा बच्चा डाली का एक प्रतिष्ठित राजकुमार है। जैसे ही उसकी यह पहचान उजागर होगी, कई स्त्रियां खुशी खुशी उसकी बाहों में गिर पड़ेंगी। इसके अलावा वह दिखने में भी सुंदर है। उसकी मार्शल आर्ट अच्छी है और उसकी जेब में बहुत सारा सोना है। भला हम जैसे आम लोग उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? तो तुम ईर्ष्यालु हो। सोंग किंगशू ने अपनी बाहें उठाईं और अचानक जिज्ञासा से पूछा, जिन महिलाओं को तुमने नुकसान पहुंचाया, क्या उनमें से कोई दुवान झेंगचुन की प्रेमिकाओं जैसी दिखती थी? युन जोंगहे थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, इसलिए उसे सच बोलना पड़ा, नहीं। सच कहूं तो तुमने कभी अपनी स्थिति सुधारने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि बुराई का रास्ता चुना। तुम्हारे चेहरे पर मांस नहीं है, तुम्हारा शरीर बांस के खंभे जैसा है, और यह स्पष्ट है कि तुम्हारा शरीर व्यभिचार और शराब से खोखला हो गया है। तुम्हारी बदनामी के कारण औरतें तुम्हें तभी देखेंगी जब वे अंधी होंगी। सोंग किंगशू ने होंठ सिकुड़ते हुए तिरस्कार से कहा, मुझे किसी औरत की नज़र की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही युन जोंगहे अपने होश में आया, वह अपने ऊपर कहे गए शब्दों पर क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। सोंग किंगशू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें यह इसलिए बताया ताकि तुम इस जीवन में अपनी असफलता से अवगत हो सको। मुझे आशा है कि तुम अगले जन्म में पुनर्जन्म लोगे और इस पर विचार करोगे। युन जोंगहे 2 बार हंसा, उसने सड़े हुए चांदी के सारस के पंजे लहराए और हमला किया। सोंग किंगशू ने वहीं पर बड़ी चतुराई से घूमकर उनके बीच थोड़ी सी दूरी बना ली और अपने प्रतिद्वंदी की बगल में उंगली से इशारा किया। युन जोंगहे का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह हिल नहीं पा रहा था और हैरान होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी कमजोरी मेरी बगल में है? संस्कारी और शिक्षित होना फायदेमंद है। जब सारस और सांप लड़ें तो उनकी बगल देखो, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है। सोंग किंगशू ने शांत भाव से कहा, लेकिन मन ही मन वांग युयान का 10,000 बार धन्यवाद किया। मूल उपन्यास में उसी ने युन जोंगहे की कमजोरी बताई थी। इस जानकारी से उसे हराना आसान हो गया और अन्यथा उसे पकड़ना असंभव होता। युन जोंगहे बेहद दुष्ट और चतुर था। उसने अपनी नज़रें घुमाते हुए बचने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। छोटे भाई, मैंने अभी अभी तुम्हारी उच्च प्रशंसा सुनी और यह भी देखा कि तुम भी मेरे ही मार्ग पर चलने वाले साथी हो। चूंकि तुम इस सुंदरी से प्रेम कर बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगा। कृपया मुझे जाने दो। अरे, तुम्हारे जैसा कौन है? सोंग किंगशू ने गुस्से से उसके पैर पर लात मारी, जिससे वह दर्द से उछल पड़ा। वैसे भी अब तुम मेरी दया पर हो, और अगर मुझे सच में ये लड़की चाहिए तो मुझे तुम्हारी अनुमति की क्या ज़रूरत है? जी हाँ महाराज, आप एक गौरवशाली नायक हैं। आप भव्य और आकर्षक हैं। आपका व्यवहार शरद ऋतु की हवा के समान प्रेम में और सौम्य है। युन जोंगहे की बातों से सोंग किंगशू चिढ़ गया और उसने हाथ हिलाकर उसे चापलूसी जारी रखने से रोकते हुए कहा, आप जो भी कहें, आज उसका कोई फायदा नहीं है। आप मृत्यु से नहीं बच सकते। मैं आपको परलोक भेज दूंगा और उन महिलाओं का बदला लूंगा जिनका जीवन आपने बर्बाद किया है। युन जोंगहे घबरा गया, लेकिन उसने उसकी आवाज़ में छिपे इरादे को भांप लिया और जल्दी से कहा, जब तक नायक मुझे जाने देने का वादा करता है, मैं आपको अपनी मार्शल आर्ट तकनीकें दे सकता हूँ। तुम्हारी इस बेकार मार्शल आर्ट से मैं क्या करूँगी? सोंग किंगशू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बेशक इस नायक की नज़र में इस तुच्छ योद्धा की मार्शल आर्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। युन जोंगहे ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मेरी चाल चलन तकनीक किंगगोंग वुलिन में तीसरे स्थान पर आती है। उनके लहजे में गर्व साफ झलक रहा था। ओह, तो फिर शीर्ष 2 कौन हैं? सोंग किंगशू को अचानक दिलचस्पी हो गई, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई मार्शल आर्ट तकनीक नहीं थी जो दुनिया के शीर्ष 10 में शामिल हो। चिंगगोंग की तकनीक में प्रथम स्थान तो स्वाभाविक रूप से मिंग पंथ के वेई येक्सियाओ, जिन्हें हरे पंखों वाला चमगादड़ राजा कहा जाता है, का है। वे वास्तव में चिंगगोंग की तकनीक में ईश्वर प्रदत्त हैं। युन जोंगहे ने प्रशंसा करते हुए कहा, चिंगगोंग की तकनीक में दूसरे सर्वश्रेष्ठ का खिताब तो सूर्य चंद्रमा पवित्र पंथ के डोनफांग बुबाई को जाता है। वह साधारण प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। युन जोंगहे के स्वर में भय का भाव था। और तीसरा तुम हो। सोंग किंगशू ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? युन जोंगहे ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वीर बुद्धिमान है। वास्तव में दुनिया में कई लोग मुझसे कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन मुझसे बेहतर कोई नहीं है। इसलिए मैं केवल बेशर्मी से खुद को तीसरे स्थान पर होने का दावा कर सकता हूँ। ये देखकर कि सोंग किंगशू ने अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, वह घबरा गया और जल्दी से बोला, इस तुच्छ व्यक्ति और वेई येक्सियाओ की चाल तकनीक किंगगोंग का मूल एक ही है। मैं केवल योग्यता और आंतरिक शक्ति की कमी के कारण हीन हूँ, इसलिए मैं उनके समान महान परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। ओह, इस मूवमेंट तकनीक किंगगोंग का नाम क्या है? सोंग किंगशू अब सचमुच उत्साहित हो गया था। रेत पर अचिन छोड़ते कदमों की आहट।
अंततः उसकी रुचि देखकर युन जोंगहे ने जल्दी से जवाब दिया, जब तक युवा नायक इस खलनायक को जाने देता है, ये खलनायक पश्चाताप करने और फिर कभी किसी अच्छी महिला को नुकसान न पहुंचाने का वादा करता है। ठीक है, मुझे चाल तकनीक किंगगोंग का सूत्र बताओ। जांच करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस समय सोंग किंगशू का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर वह निशानरहित रेत पर चलने की चाल सीख ले तो बहुत अच्छा होगा। ये वास्तव में सूक्ष्म बर्फ की लहर वाली चाल से ज्यादा कमजोर नहीं थी। जब युन जोंगहे ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी आसानी से वादा कर रहा है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, अगर मैं चाल तकनीक किंगगोंग का सूत्र बता दूं और फिर युवा नायक मुझे मारने का फैसला कर ले तो मुझे पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हालांकि मैं आमतौर पर शिष्टाचार के नियमों की अवहेलना करता हूं, लेकिन मैं अपनी बात का पक्का हूं। सोंग किंगशू ने देखा कि युन जोंगहे को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसे कहना पड़ा, मैं जहरीली कसम खा सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी जहरीली कसम खानी होगी। अगर तुमने भविष्य में किसी स्त्री को नुकसान पहुंचाया तो। इस समय युन जोंगहे तलवार की धार पर था, जैसे कोई मछली कटने के लिए तैयार हो, इसलिए उसके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था। उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। सोंग किंगशू की जहरीली कसम सुनने के बाद उसने भी एक जहरीली कसम खाए, अगर मैंने भविष्य में किसी भी अच्छी औरत को नुकसान पहुंचाया तो मैं आकाशीय बिजली से मर जाऊंगा। लेकिन मन ही मन उसने व्यंग्य किया, आकाशीय बिजली? क्या दुनिया में ऐसी भी मौत हो सकती है? सोंग किंगशू ने अपनी शपथ में छिपी चालों को भांप लिया, पर उसने परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जिन योंग के सभी मार्शल आर्ट उपन्यासों में एक अटल नियम था कि शपथ का उल्लंघन करने पर अंततः दंड मिलेगा। चूंकि युन जोंगहे ने दिव्य बिजली की शपथ ली थी, इसलिए यदि वह भविष्य में कोई बुराई करता है तो दिव्य बिजली की निगाहों से बचना मुश्किल होगा। दोनों ने प्रतिज्ञाएं लीं और युन जोंगहे कुछ देर झिझका और फिर रेत पर कदम रखने के सूत्र को दोहराया, जो बिखेरता है वह दिव्य दूत है। इसकी शक्ति का उपयोग और नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को क्षणों के बीच के क्षण का अनुसरण करना चाहिए। जैसे ही उसने ये सुना, सोंग किंगशू की आंखें चमक उठीं। जब युन जोंगहे ने आखिरी शब्द कहा, सोंग किंगशू को लगा जैसे उसका शरीर अचानक हल्का हो गया हो। उसने चट्टान से कुछ मीटर दूर पहाड़ की ढलानों को देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपने पैरों से जमीन पर लात मारी। वह एक तेज तलवार की तरह उछला और युन जोंगहे के पलक झपकने से पहले ही सोंग किंगशू दूसरी पहाड़ी की ढलान पर पहुंच गया था। फिर वह मुड़ा और पैर की उंगली से हल्के से थपथपाते हुए बिजली की तरह तेजी से वापस उड़ गया। तुम इंसान हो या भूत? युन जोंगहे ने सोंग किंगशू को हैरानी से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतनी जल्दी निशान रहित रेत पर चलने की कला सीख लेगा। और उसकी चाल ढाल किंगगोंग भी उससे कहीं बेहतर थी। खैर, इस बार मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। सोंग किंगशू ने युन जोंगहे के एक्यूपंक्चर बिंदु को खोल दिया और हाथ हिलाते हुए कहा, अपनी प्रतिज्ञा याद रखना। युन जोंगहे ने जमीन पर पड़े सड़े हुए चांदी के सारस के पंजे उठाए और जटिल भाव से सोंग किंगशू की ओर देखा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, ये दुर्लभ है। समय के साथ तुम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की क्षमता रखते हो। उसका चेहरा कुछ उदास था और वह तेजी से पहाड़ से चला गया। सोंग किंगशू को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह गति तकनीक किंगगोंग में इतना प्रतिभाशाली होगा। ये निशान रहित रेत पर चलने की तकनीक उसके लिए बहुत अनुकूल थी और समय के साथ वह निश्चित रूप से महान पूर्णता के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। अन्य मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा की कमी, लेकिन गति तकनीकों किंगगोंग और मोहक तकनीक के साथ उसकी विचित्र अनुकूलता के बारे में सोचते हुए सोंग किंग का चेहरा अजीबोगरीब हो गया। क्या ये फूल चोर बनने के लिए ही उसकी नियति थी? एक तरफ बेहोश पड़ी मू वानकिंग हल्की सी रोने की आवाज के साथ जाग उठी। सोंग किंगशू के चेहरे पर फिर से वही भोलापन छा गया। वह उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगा। मू वानकिंग को जैसे ही होश आया, उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले युन जोंगहे ने उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिया था और उसका दिल बैठ गया। अगर वह अपनी पवित्रता की रक्षा करने में असफल रही तो उसके पास दुवान यू के प्रति अपने प्रेम का प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो सोंग किंगशू का मूर्खतापूर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने था और वह डर के मारे चीख पड़ी। सोंग किंगशू भी मानो उसे देखकर अचंभित रह गया और वह 3 फीट दूर अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। मू वानकिंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने उसके शरीर पर परिचित कपड़ों को देखा और अनिश्चितता से पूछा, क्या तुम वही छोटे मूर्ख हो? जी हाँ प्यारी बहन, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? सोंग किंगशू अचानक उत्साहित हो गई और फिर से झुक गई। आह, मेरे पास मत आओ, मू वानकिंग ने अचानक युन जोंगहे को याद करते हुए कहा और चुपके से अपने पूरे शरीर को देखा। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी शर्मनाक नहीं हुआ था। उसने अजीब तरह से पूछा, अभी अभी जो पतला दुबला आदमी दिखा उसका क्या हुआ? उसे लगा कि सोंग किंगशू सचमुच जंगल का एक मामूली आदमी है और वह युन जोंगहे को नहीं जानता, इसलिए उसने उसके हुलिये का वर्णन किया। ओह, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसे मैंने ही हराया था।
सोंग किंगशू ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम? मू वानकिंग ने शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। यह आदमी साफ तौर पर लापरवाह और बेवकूफ़ था, इसलिए उसे अपने दिल में उस पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सोंग किंगशू ने मानो उसके मन की बात भांप ली और मुट्ठी उठाकर कहा, मुझमें बहुत ताकत है। मैं पहाड़ों में पला बड़ा हूँ और अक्सर भालू और गोरिल्ला से लड़ता रहा हूँ। मैं एक मूके से भैंस को भी गिरा सकता हूँ। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, मानो कोई बच्चा अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। तुम तो बस शेख ही बघार रहे हो, मू वानकिंग ने ठंडी सी आवाज़ में कहा, अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। तो मैं तुम्हें खुद ही देखने दूंगा। सोंग किंगशू को अपमानित महसूस हुआ, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। उसने चिड़चिड़ाते हुए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और बगल के बड़े पेड़ पर एक मुक्का मारा। मू वानकिंग की अविश्वास भरी आंखों के सामने वह विशाल और मोटा पेड़ कमर से फट गया और उसने भयभीत होकर अपना सिर घुमाकर अपने सामने खड़े मूर्ख को देखा। सोंग किंगशू ने मन ही मन आह भरी। अभी अभी जो मुक्का मारा गया था वह 9 यिन शास्त्र का महान शैतान नाश करने वाला मुक्का था। हालांकि यह वुलिन के अधिकांश उस्तादों से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जब झांग वूजी ने ग्वांगमिंग में अपने 7 चोट मुक्के का प्रयोग किया तो उसने भी उसी मोटाई के एक पेड़ पर प्रहार किया जो बारीक चूर्ण के ढेर में बदल गया। दूसरी ओर वह केवल पेड़ को 2 भागों में बांट सका, इसलिए अंतर स्पष्ट था। लेकिन फिलहाल वह परिणाम से संतुष्ट था, इसलिए सोंग किंगशू ने अपना सिर घुमाया और मू वानकिंग की ओर मुस्कुराते हुए देखा, कैसा लगा? क्या मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ? मू वानकिंग जब होश में आई तो उसने देखा कि उसके चेहरे से नकाब हट गया था। हालांकि उसके चेहरे पर बहुत से दाग थे, फिर भी वह उसके चेहरे की सुंदरता को पहचान सकती थी और उसने धीरे से पूछा, आपने अपना नकाब क्यों हटाया? क्या मेरी माँ ने यह नहीं कहा था कि जो पहली स्त्री मेरा घूंघट हटाएगी मैं उसी से शादी करूंगा? सोंग किंगशू ने जानबूझकर थोड़ा रुक कर कहा। मू वानकिंग को उसकी मुस्कान थोड़ी बेशर्म लगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने एक बार कहा था कि लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं, वे सब। ओह, वह शब्द क्या था? उन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? सोंग किंगशू ने जानबूझकर चिंतन का भाव दिखाया। आरक्षित। जमीन पर खड़ी मू वानकिंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। सोंग किंगशू की आंखें चमक उठीं, हाँ वही। मेरी माँ उनके संकोची स्वभाव के बारे में बता रही थीं। तो मैंने सोचा, ये बहन इतनी सुंदर है और साथ ही बहुत संकोची भी लगती है। शायद वो मुझे दिल से पसंद करती है, लेकिन मेरा घूंघट उठाने की पहल करने में उसे शर्म आती होगी। इसलिए एक पुरुष होने के नाते मुझे पहल करके आपके लिए चीज़ें आसान बनानी होंगी। बकवास। मू वानकिंग गुस्से से कांप रही थी, दिल में तुम्हें कौन पसंद करता है? क्या ऐसा ही है? सोंग किंगशू ने हैरानी से कहा। मैंने एक नाटक में देखा था, जंगल में कुछ बदमाशों ने एक खूबसूरत लड़की का अपहरण कर लिया था। उसी समय मेरे जैसा ही एक नौजवान योद्धा प्रकट हुआ। बदमाश भाग गए और लड़की को बचा लिया गया। तो क्या उस लड़की को खुद को उसी योद्धा को समर्पित नहीं कर देना चाहिए था? किसने कहा कि अगर किसी स्त्री को बचा लिया जाए तो उसे अपना जीवन समर्पित करना ही होगा? मू वानकिंग शर्मिंदा और क्रोधित थी। वह जीवन भर अपने स्वामी के साथ अकेली रही थी। दुवान यू के अलावा उसने कभी किसी दूसरे युवक को नहीं देखा था। सोंग किंगशू के लगातार ताने सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे जवाब दे। इसके अलावा तुम किस तरह के नौजवान योद्धा हो? वाह। सोंग किंगशू जमीन पर लोटपोट होकर रोने लगी। माँ सही कह रही थी, आपको लगता होगा कि मैं बदसूरत हूँ, नाटक के युवा शूरवीरों जितनी सुंदर नहीं हूँ। मू वानकिंग ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। जब उसने सोंग किंगशू को रोते और दुखी देखा तो उसे थोड़ा असहनीय लगा और उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सोंग किंगशू झट से उठ खड़ी हुई और बोली, तो क्या तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो? मू वानकिंग उस वाक्य को सुनकर लगभग दम घुटकर मर ही गई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि दिन लगभग खत्म हो चुका है और अंधेरा छाने लगा है। इस सुनसान इलाके में सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री ही थे और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट सील किए हुए थे, इसलिए वह हिल भी नहीं सकती थी। अगर इस मूर्ख की कोई बुरी मंशा होती तो उसे जरूर भुगतना पड़ता। इसलिए वह मुस्कुराए और धीरे से बोली, छोटे मूर्ख, क्या तुम पहले मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट खोल सकते हो, फिर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मू वानकिंग का चेहरा अब तक बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी यह अचानक मुस्कान मानो बर्फ के पिघलने जैसी थी, मानो 100 फूल खिल गए हों। सोंग किंगशू को ऐसा लगा जैसे सीने पर किसी भारी हथौड़े से चोट लगी हो और उसने मन ही मन पछतावा किया, मैं तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था। लेकिन अगर मैं इस जाल में फंस गया तो शायद मुझे फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। सोंग किंगशू मुस्कुराया, उसने अपने हाथों को रगड़ा और उसकी उंगलियां धीरे धीरे मू वानकिंग के शरीर के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्यूपॉइंट्स को कैसे खोला जाए। मुझे यहाँ टैप करना चाहिए या यहाँ? मुझे मत छुओ। मू वानकिंग चिल्लाए और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम तो वैसे भी मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं तुम्हें छूऊं या न छूऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
सोंग किंगशू की उंगलियां मू वानकिंग के शरीर के और करीब आती जा रही थीं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं अपनी जीभ काट लूंगी और खुद को मार डालूंगी। मू वानकिंग ने अपनी खूबसूरत आंखों से घूरते हुए अपने लाल होठों को दांतों से दबाया। लेकिन मैं आपको छुए बिना आपके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को कैसे खोल सकती हूँ? सोंग किंगशू का चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। तुम आसपास से एक पेड़ की शाखा ढूंढ कर लाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मू वानकिंग लगभग रोने लगी थी। अच्छा। सोंग किंगशू खुशी से एक तरफ दौड़ी और कुछ सांसें लेने के बाद वापस आकर बोली, मैडम, क्या आपको लगता है कि मेरी छड़ी काफ़ी मोटी है? मू वानकिंग को गुस्सा आने से पहले ही जब उसने उसे अपनी पत्नी कहकर पुकारा तो उसने देखा कि सोंग किंगशू एक जांघ जितनी मोटी शाखा पकड़े हुए बगल में खड़ा है। उसे लगा जैसे वह पागल हो जाएगी। इतना मोटा होने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपनी उंगलियों के बराबर मोटा कर लो। मू वानकिंग उस दुष्ट व्यक्ति को जान से मारने का मौका ढूंढ रही थी। ओह, तुम्हारा शरीर इतनी मोटी छड़ी सहन नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। सोंग किंगशू ने मुड़ते हुए बुदबुदाया। मू वानकिंग इतनी गुस्से में थी कि मानो उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स टूट गए हों। उसने शक भरी नज़रों से उसे देखा और पाया कि वह अब भी वही बेवकूफ़ नौजवान है। इसलिए वह गुस्से में उससे बोली, छोटे मूर्ख, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब जानबूझकर कर रहे हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। महोदया, ये क्या मजाक है? सोंग किंगशू ने मुड़कर हैरानी से उसकी ओर देखा। मू वानकिंग को लगभग घुटन महसूस हुई और उसने अधीरता से कहा, कुछ नहीं है, जाओ कोई शाखा ढूंढो। ओह, सोंग किंगशू ने बहुत ढूंढा और आखिरकार उसे एक उपयुक्त छड़ी मिल गई। मैडम, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी कमर याओशू के एक्यू पॉइंट पर चोट लगी है। आप मेरे निचले एक्यू पॉइंट पर एक शाखा से मारकर उस एक्यूपंक्चर बिंदु को खोल सकते हैं। मू वानकिंग ने ये कहते हुए अपने कानों के निचले हिस्से को लाल कर लिया। क्या निचला एक्यू पॉइंट कहाँ है? सोंग किंगशू ने दुनिया की बुराइयों से बेखबर चौड़ी आंखों से पूछा। दरअसल नौयिंग शास्त्र में एक्यूपंक्चर की एक विशेष तकनीक बताई गई है। भला उसे यह कैसे नहीं पता था? वह तो बस इस खूबसूरत महिला को चिढ़ाने के लिए ये पूछ रहा था, जबकि उसे पता था। मू वानकिंग एक पल के लिए हिचकिचाई लेकिन फिर भी बोली, भीतरी जांघ। उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई और बोलने के बाद शर्मिंदगी से उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। बस इतना ही, सोंग किंगशू ने सोच विचार करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही मू वानकिंग कुछ और कहना चाहती, उसने पाया कि वह लकड़ी की छड़ी से उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से को कुरेद रहा था। वो जगह गलत है। मू वानकिंग चिल्लाई, वो घुटने से 3 इंच ऊपर है। जब सोंग किंगशू ने मू वानकिंग के आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह एक एक करके उसके बगल की घास पर गिरते देखे तो उसका दिल भर आया और उसकी हरकतें धीमी हो गईं। बारिश में भीगी नाशपाती के फूल जैसी दिखने वाली उस लड़की को कोई भी पुरुष छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। सोंग किंगशू एक पुरुष था, इसलिए वह भी इसका अपवाद नहीं था। जब उसने शाखा से उसके निचले एक्यूपंक्चर बिंदु को छुआ तो मू वानकिंग ने आखिरकार अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। वह पलट गई और उछलकर खड़ी हो गई और अपनी आस्तीन में मौजूद तीर को उठाकर सोंग किंगशू को मौत के घाट उतारने के लिए आगे बढ़ी। उसने पहले से ही उस बदबूदार लड़के को सुधारने की योजना बना रखी थी जिसने उसे इतना दुखी कर रखा था, लेकिन इस समय जब उसने उसे अपनी मासूम और भोली सी नज़र से ऊपर देखते हुए देखा तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसकी खूबसूरत आंखों पर एक बार फिर धुंध छा गई। मू वानकिंग नीचे बैठ गई, अपना सिर अपनी जांघों के बीच दबा लिया और रोने लगी। मैडम, आप क्यों रो रही हैं? सोंग किंगशू ने बगल से अनजान भाव से पूछा। चले जाओ, आओ। मू वानकिंग रोती रही और उसका दुख बढ़ता गया। पहले तो उसे सिर्फ आज के अपने अपमान का दुख था। बाद में जब उसने सोचा कि उसका और दुवानयू का साथ होना नसीब में नहीं है तो उसका दुख और भी बढ़ गया और उसे लगा कि भगवान बहुत निर्दयी हैं। अंततः उसका रोना धीरे धीरे कम हो गया। मू वानकिंग की आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसने सिर उठाकर देखा कि सोंग किंगशू वहां से गई नहीं थी, बल्कि उसके बगल में बड़े पेड़ के नीचे सो गई थी। पफ! उसकी लार टपकती हुई शक्ल देखकर मू वानकिंग खुद को रोक नहीं पाए और एक पल के लिए हंस पड़ी। लेडी, आप जाग गई हैं। सोंग किंगशू ने झट से अपनी आंखें खोलीं और खिलखिलाकर हंसी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मू वानकिंग को उतना गुस्सा नहीं आया। वह स्वभाव से अंतर्मुखी थी। बचपन के माहौल की वजह से उसके कोई दोस्त नहीं थे। जब उसे पता चला कि दुवान यू उसका सगा भाई है तो वह पूरी तरह टूट गई और उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचा। इससे उसे दुनिया में और भी अकेलापन महसूस होने लगा। यह मूर्ख भले ही देखने में नासमझ लगता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह सचमुच उसकी परवाह करता है। छोटे मूर्ख, तुम्हारा नाम क्या है? मू वानकिंग ने अपने गालों पर बहते आंसुओं को हाथ के पिछले हिस्से से पोंछते हुए पूछा। तुम तो जानते ही हो कि मेरा नाम छोटा मूर्ख है, फिर भी मुझसे पूछते हो कि यह क्या है? तुम कितने मूर्ख हो? सोंग किंगशू मुस्कुराया। तुम्हारा नाम सचमुच छोटा मूर्ख है? मू वानकिंग को काफी आश्चर्य हुआ। भला कोई माता पिता अपने बच्चे को ऐसा नाम कैसे दे सकते हैं?
हाँ, मेरी माँ ने मुझे ये दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से अब वह हमारे बीच नहीं है। सोंग किंगशू ने अपने पिछले जन्म की माँ को याद किया और दुखी हो गया। वह शुरू में उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन अनुभवहीन मू वानकिंग को एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि उसे कैसे दिलासा देना है। उसके तसुंडेरे गुण अचानक जागृत हो गए और वह चुप रही। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? थोड़ी देर बाद मू वानकिंग को एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो चुकी है। उसे डर था कि वह आज पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाएगी। उसे ये भी चिंता थी कि कहीं उसकी मुलाकात फिर से युनझोंगहे से न हो जाए, इसलिए उसने इस मूर्ख के साथ रुकने का फैसला किया। वह उसके मुफ्त अंगरक्षक का काम करेगा। जहां तक उसके पुरुष होने की बात है, मू वानकिंग ने उसे देखते ही उसे पुरुषों की श्रेणी से बाहर कर दिया। घर, मेरी माँ के चले जाने के बाद मेरा कोई घर नहीं रहा। सोंग किंगशू की नाक में खट्टी सी झंझनाहट हुई। बाद में आकाश के नीचे कोई भी जगह मेरा घर बन गई। जहां भी कोई गुफा है वही मेरा घर है। मू वानकिंग ने उसे सहानुभूति से देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह मूर्ख इतना बेवकूफ़ था। वह तो जंगली की तरह जी रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी बुद्धि असामान्य थी। तो इन कुछ दिनों में तुम कहाँ रहीं? ठंडी हवा चल रही थी। मू वानकिंग ने आसमान की ओर देखा और अंदाज़ा लगाया कि थोड़ी देर में तेज़ बारिश होगी। लेकिन इस समय वह बस जल्दी से कोई आश्रय ढूंढना चाहती थी, वरना बारिश में भीगने पर उसे परेशानी हो सकती थी। अगर वह बीमार पड़ गई तो और भी मुश्किल हो जाएगी। सोंग किंगशू की आंखें चमक उठीं और उसने हाथ से चट्टान के उस किनारे की ओर इशारा किया जहां वह पिछले कुछ दिनों से रह रहा था। मू वानकिंग संदेह से भरी चट्टान के किनारे पर आए, बगल में खड़े बड़े पेड़ को पकड़ा, अपना सिर ऊपर उठाकर नीचे देखा, लेकिन उसे केवल बादल और धुंध ही दिखाई दी। उसका घर कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं, सोंग किंगशू ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको अपनी आंखों से दिखाने ले चलूंगा। तुम मुझे वहां कैसे ले जाओगे? मू वानकिंग ने उसे खाली निगाहों से देखा। बस मुझे पकड़कर मेरे साथ कूद जाओ। सोंग किंगशू मुस्कुराया। मू वानकिंग को फिर से गुस्सा आया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। इस जीवन में उसका अपने प्रिय दुवान यू के साथ कोई रिश्ता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पहले ही मर चुकी हो, इसलिए अगर वह उसके साथ कूदकर मर भी जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आने वाली पीढ़ियां उनके अवशेष देखेंगी तो क्या वे यह नहीं सोचेंगी कि वे प्रेम के नाम पर मरने वाले प्रेमी थे? सोंग किंगशू ने देखा कि मू वानकिंग का चेहरा नीला और सफ़ेद पड़ गया है और फिर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, मिस, क्या आप जा रही हैं? मू वानकिंग ने उदास होकर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा कि मरने के कगार पर होने के बावजूद भी वह इतनी कल्पना कर सकती है, इसलिए उसने बड़ी सरलता से सिर हिलाया। सोंग किंगशू हंसा और उसके करीब आया, अपना बायां हाथ उसकी कोमल कमर के चारों ओर लपेटा और मू वानकिंग को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। मू वानकिंग को आखिरकार होश आया और वह विरोध करने ही वाली थी कि सोंग किंगशू ने छलांग लगाई और चट्टान से नीचे कूद गई। मू वानकिंग ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन काल्पनिक पतन नहीं हुआ। उसने संदेह से आंखें खोलीं और पाया कि वे दोनों चट्टान की दीवार से निकले एक चबूतरे पर खड़े हैं। पहाड़ अक्सर बारिश और कोहरे से घिरे रहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं पता था कि यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। यह महसूस करते हुए कि वह किसी और पुरुष की बाहों में है, मू वानकिंग ने जल्दी से सोंग किंगशू को दूर धकेल दिया और अजीब तरह से कुछ कहने की कोशिश करते हुए बोली, क्या तुम यहीं रहते हो? उस लड़की की अनूठी खुशबू को याद करते हुए जो ऑर्किड की विशिष्ट सुगंध से मिलती जुलती थी, सोंग किंगशू के होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, बारिश होने वाली है, मेरे साथ आओ। मू वानकिंग सावधानी से उसके पीछे पीछे चली। जब उसे गोल्डन सरपेंट जेंटलमैन की समाधि मिली तो वह चौंक गई और उसकी आवाज़ कांप उठी, यहाँ कब्र क्यों है? इतनी चर्चा किस बात की है? सोंग किंगशू ने अजीब नज़र से उसकी ओर देखा और बेपरवाही से कहा, उसकी कब्र इतनी ताज़ी और सुंदर है, मुझे यकीन है कि यह स्वर्ण सर्प सज्जन जरूर एक कुशल सन्यासी रहे होंगे। अंदर आइए, कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मू वानकिंग ने दीवार पर लिखे संदेश को पढ़ा और एक अजीब से भाव से कहा, इससे तो लगता है कि इस वरिष्ठ ने मार्शल आर्ट के कुछ रहस्य छोड़े हैं। जब मैंने ये जगह देखी तो यहाँ एक दो चिड़ियों के पंख भी नहीं थे। सोंग किंगशू ने गुस्से से कहा और पार्सल में रखा सूखा खाना मू वानकिंग को दे दिया। हाथ में पकड़े बड़े सिपाही को देखकर वह उसे खाने में हिचकिचाई। अपनी स्त्रीत्व की भावना के चलते मू वानकिंग को अवचेतन रूप से चिंता हुई कि कहीं इसमें कोई संदिग्ध दवा तो नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा, जब उसने अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट को सील करवाया था तब भी इस छोटे से पाई ने कुछ नहीं किया था, इसलिए उसने पाई को होठों तक उठाया और थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू कर दिया। अकेली और चुपचाप बैठी मू वानकिंग को बहुत असहज महसूस हो रहा था। वह चुपचाप खाना जारी रखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिया, छोटे मूर्ख, तुम कल क्या करने वाले हो? खजानों की खोज। सोंग किंगशू का जवाब मू वानकिंग की उम्मीदों से बिल्कुल परे था।
तुम किस तरह का खजाना ढूंढना चाहते हो? मू वानकिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने सुना था कि हुआ पर्वत पर खजाने हैं, इसलिए मैं खजाने की खोज में आया हूँ। मुझे ये जगह कुछ दिन पहले ही मिली है। सोंग किंगशू ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद जवाब दिया। क्या आप जिस खजाने की बात कर रहे हैं वह मार्शल आर्ट के रहस्य हैं या सोने चांदी का खजाना? मू वानकिंग को गुफा का दृश्य याद आया और अचानक उसे एहसास हुआ। क्या तुम उन मार्शल आर्ट के रहस्यों या सोने चांदी के खजानों को खा सकते हो? सोंग किंगशू ने मूर्खता से कहा, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। मैंने सुना है कि हुआ पर्वत पर परियां रहती हैं। हालांकि तुम बहुत सुंदर हो, फिर भी मैं कुछ और सुंदर परी पत्नी की तलाश में हूँ। मू वानकिंग ने उसे एक खामोश नज़र से देखा और उस पर ध्यान देने में इतनी आलसी थी कि उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया, अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए और चुपचाप पहरा दे रही थी। काफी देर बाद मू वानकिंग ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि दूसरा व्यक्ति पहले ही जमीन पर लेटकर सो चुका है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और आत्मविश्वास से सो गई। अगले दिन जब मू वानकिंग उठी तो उसने कई फीट ऊंची चट्टान को देखा और वापस ऊपर चढ़ने के तरीके को लेकर थोड़ी परेशान हो गई। सोंग किंगशू उसके पास आए और बोली, अरे इसे मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने स्वाभाविक रूप से मू वानकिंग की पतली कमर पकड़ ली और मू वानकिंग का शरीर अकड़ गया, लेकिन धीरे धीरे नरम पड़ गया। सोंग किंगशू ने उसे गले लगाया और दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए जोर शोर से ऊपर चढ़ने लगा। शुरू में मू वानकिंग को हमेशा से शक था कि वह कोई मार्शल आर्ट का उस्ताद है जो बेवकूफ़ होने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसकी चढ़ने की मुद्रा बंदर जैसी भयानक थी। ये देखकर वह अचानक मुस्कुरा उठी और सोचने लगी कि शायद वह बचपन से पहाड़ों में पला बड़ा है और उसने ये शारीरिक क्षमताएं पहाड़ी जानवरों से सीखी हैं। समतल जमीन पर कदम रखते ही मू वानकिंग ने हमेशा की तरह तेजी से सोंग किंगशू को धक्का देकर दूर कर दिया। वह पहले तो जाने की योजना बना रही थी, लेकिन ये सोचकर कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और यह जानने की उत्सुकता में कि सोंग किंगशू किस खजाने की बात कर रहा है, वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। सोंग किंगशू ने देखा कि उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने चिढ़ाते हुए कहा, पत्नी, तुम सचमुच मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें जहर बुझे तीर से मार दूंगी। मू वानकिंग ने गुस्से से भरी आंखों से चेतावनी दी। अब से मुझे अपनी पत्नी कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ठीक है पत्नी, सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। आप वे दोनों लड़ते झगड़ते और 5 पवित्र पर्वतों में से एक माउंट हुआ तक पूरे रास्ते हंगामा करते रहे। हालांकि माउंट हुआ संप्रदाय का चिगुट अतीत में एक सभ्य और ईमानदार संप्रदाय था, लेकिन अब उनके प्रतिभाशाली शिष्यों की संख्या कम हो गई थी और वे चाओयांग शिखर के तलवार गुट जितने शक्तिशाली नहीं थे। दोनों ने अपनी उपस्थिति छुपाते हुए लंबी यात्रा की और चिगुट के किसी भी शिष्य को उनका पता नहीं चला। क्या तुम वहां घुसपैठ करने जा रहे हो? मुझे लगता है कि वह चट्टान माउंट हुआ संप्रदाय के ठीक सामने है। मू वानकिंग ने अपने सामने खड़ी पहाड़ी सड़क को देखा और हिचकिचाते हुए कहा, खजाना हमें वहीं मिलेगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरी पत्नी? सोंग किंगशू ने भौहें झपकाते हुए पूछा। अरे ये लड़की किस बात से डर रही है? मू वानकिंग तो शुरू से ही बेपरवाह थी। माउंट हुआ के नाम से पहले तो वो थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन जब सोंग किंगशू ने उसे उकसाया तो उसे अब कोई परवाह नहीं रही। दोनों लंबी लकड़ी की सीढ़ियों से होते हुए अंततः चिंतन चट्टान की चोटी पर पहुंच गए। चिंतन चट्टान के 3 किनारे थे, एक तरफ पहाड़ की दीवार थी और उस दीवार पर एक गुफा थी। ये जगह बेहद सुनसान लग रही थी। यहाँ आने वाला आखिरी व्यक्ति लिंगहू चोंग होना चाहिए था। सोंग किंगशू ने सोचा, लिंगहू चोंग कई नायकों में काफ़ी अच्छा है। हालांकि उसने दुगु की 9 तलवारें सीख ली हैं, फिर भी 5 पवित्र पर्वत तलवार कला गुफा में सुरक्षित रहनी चाहिए। सोंग किंगशू को यह बात समझ आ चुकी थी कि भाग्य के मामले में वह मूल नायकों से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने मूल नायकों के सभी अनूठे कौशल हासिल करने का विचार छोड़ दिया था। हालांकि मूल कृति में अभी भी कई मार्शल आर्ट थे जिन पर नायकों का एकाधिकार नहीं था, और 5 पवित्र पर्वत तलवार कला उनमें से एक थी। अरे मूर्ख, दिन भर लकड़ी की तलवार से क्या करते हो? मू वानकिंग ने सोंग किंगशू की पीठ पर टंगी पतली लकड़ी की तलवार को देखकर शुरू में ही आश्चर्य किया। अपने ज्ञान के अनुसार वह जानती थी कि लकड़ी की तलवार से लड़ना संभव है, लेकिन इसके लिए तलवारबाजी में उच्च स्तर की निपुणता की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने इसे केवल एक खिलौना समझा। ये पति मेरी पत्नी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैंने बहुत पहले से ही तेज तलवारों का इस्तेमाल करने से परहेज किया है। सोंग किंगशू मदहोश लग रही थी। तुम्हारी बातों की परवाह करने की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मू वानकिंग पिछले कुछ दिनों में उसकी शेखी बघाड़ने की आदतों की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि सोंग किंगशू को अपने अनुमान पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने तलवार की उन चालों को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए सब कुछ अज्ञात था।
गुफा में प्रवेश करते ही उसने दीवार पर बने निशानों पर विशेष ध्यान दिया और जल्द ही एक पेड़ की लता के पीछे दीवार पर एक हल्की दरार देखी। सोंग किंगशू ने हथेली के हल्के प्रहार से उस पर पड़ी चट्टान को गिरा दिया और अंदर जाने के लिए झुक गया। जब उसने फर्श पर बिखरी हुई हड्डियों को देखा तो मू वानकिंग का दिल तनावग्रस्त हो गया और उसने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मुझे लगा था कि यह कोई खजाना है, लेकिन ये तो कुछ घटिया पेंटिंग निकली। सोंग किंगशू निराश तो लग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें दीवार पर बनी तलवारबाजी की विभिन्न आकृतियों पर तेजी से घूम गईं। अरे मूर्ख भूत, ये तो स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट तलवारबाजी तकनीक है। उसकी आवाज़ सुनकर मू वानकिंग ने ऊपर देखा और दीवार पर 5 पवित्र पर्वत तलवार कला तकनीक के साथ साथ विभिन्न बचाव तकनीकों का विस्तृत विवरण भी देखा। सोंग किंगशू ने मू वानकिंग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, वह बस देखता रहा। उसने 5 पवित्र पर्वत तलवार कला और सूर्य चंद्रमा पवित्र पंथ के 10 वरिष्ठ गुरुओं द्वारा वर्णित बचाव तकनीकों को पहले ही समझ लिया था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। मूल उपन्यास पढ़ने के बाद वह ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि अधिक तरकीबें अपनाने से उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि इन तलवारबाजी तकनीकों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाए तो संभवतः विरोधी इन्हें आसानी से नाकाम कर देंगे, लेकिन यदि इनका प्रयोग बचाव के तरीकों के साथ किया जाए तो दुश्मन के चंगुल में फंसने से बचना और फिर हमला करके आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से सोंग किंगशू के पास उच्च स्तर की युद्ध क्षमता होनी चाहिए थी, लेकिन उनमें वास्तविक युद्ध की दृष्टि का अभाव था। अब इन भित्ति चित्रों ने उन्हें गुरुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों का एक जीवंत प्रदर्शन प्रदान किया। चाल का कोण, समय, ताकत, साथ ही अगली चाल के साथ उसका तालमेल और दुश्मन की प्रतिक्रिया। सोंग किंगशू को लगा कि उसके विचार और भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। अचानक वह घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। मू वानकिंग ने उसकी हरकतों को भांप लिया और वह भी पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि सफ़ेद दाढ़ी और बालों वाला एक बूढ़ा आदमी चुपचाप वहां खड़ा है। आजकल के युवा बहुत सतर्क हैं। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। दीवार पर तलवारों की चाल को देखते हुए वह पुरानी यादों में खो गया और अंत में एक लंबी आह भरी, इतने साल बीत गए फिर भी सूर्य चंद्रमा पवित्र पंथ के लोगों ने इस जगह को खोज निकाला। जाहिर है ये व्यक्ति मूल उपन्यास का फैंग की ज्ञान था। जैसे ही उसने चट्टान पर कदम रखा सोंग किंगशू ने उसे देख लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि सोंग किंगशू रुकी ही नहीं बल्कि सीधे यहाँ छिपी हुई गुफा में चली गई। लिंगहू चोंग के अलावा जो गलती से इस जगह पर आ गिरा था, किसी और को यहाँ छिपे रहस्य के बारे में पता नहीं था। सोंग किंगशू का व्यवहार ऐसा था मानो उसे इस रहस्य के बारे में पहले से ही पता हो। उसने गौर किया कि इस युवक की आंतरिक शक्ति उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता के विपरीत काफ़ी अच्छी थी, इसलिए फैंग की ज्ञान ने शांत भाव से अनुमान लगाया वह शायद दानव पंथ का सदस्य है और उसने अपने पूर्वजों के नोट से इस रहस्य के बारे में पता लगाया है। 5 पर्वत तलवार संप्रदाय की तकनीक दानव पंथ के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। फैंग की ज्ञान के मन में विचार कौंधे और उसने धीरे से कहा, युवक, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें 5 पवित्र पर्वत तलवार कला के साथ पहाड़ से नीचे नहीं जाने दे सकता। तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना चाहिए। ये बूढ़ा आदमी शायद 20-30 साल और जिएगा। सोंग किंगशू को कैसे पता चला कि फैंग की ज्ञान ने उसे दानव पंथ का सदस्य समझ लिया है? वह मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। वह तो बस यहाँ कुछ बचा हुआ सामान लेने आया था जो मूल नायक को पसंद नहीं था। लेकिन अब ये सब हो गया। बगल में खड़ी मू वानकिंग ने उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमयी आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसकी बातें सुनकर वह चिंतित हो गई और जल्दी से समझाया, हम अनजाने में आपके संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में घुस आए थे। हमें नियमों की जानकारी नहीं थी और हमने संप्रदाय की तकनीक देखी। लेकिन यह आदमी तो मूर्ख है, अगर वह देख भी ले तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए मुझे आशा है कि वरिष्ठ दयालु होंगे और उसे जाने देंगे। जब सोंग किंगशू ने देखा कि मू वानकिंग उससे भीख मांग रही है तो उसका दिल अपने आप ही पिघल गया और उसने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। मू वानकिंग की बातें सुनकर फैंग की ज्ञान का चेहरा अचानक थोड़ा अजीब हो गया। क्या वह सचमुच मूर्ख है? अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसने सोंग किंगशू की ओर देखा। झूठे शब्दों से एक महिला को धोखा देना तो और भी अक्षम्य है। सोंग किंगशू पहले इस तलवारबाज उस्ताद का बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब उसने देखा कि इस व्यक्ति के आने के बाद उसने उससे बात किए बिना ही स्वार्थवश सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ साबित करते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। अचानक सोंग किंगशू का दिल गुस्से से भर उठा और उसके आत्मसम्मान ने उसे गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लगता है तुम सोचते हो कि तुम्हारी मार्शल आर्ट मुझसे कहीं बेहतर है। मू वानकिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने सोंग किंगशू की ओर चिंता से देखते हुए कहा, छोटे मूर्ख, तुम्हें इस वरिष्ठ के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। फैंग की ज्ञान का दिल आमतौर पर कई वर्षों से शांत पड़े एक प्राचीन तालाब की तरह था, लेकिन फिर भी उसके दिल में आग सी दौड़ गई और उसने गुस्से में कहा, यह नौजवान बहुत ही घमंडी है। तुम कोशिश कर सकते हो,
सोंग किंगशू चुपचाप वहीं खड़ी रही और उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखती रही। पहले आप पहल करें, वरना कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बूढ़ा आदमी आपको पहले 3 चालें चलने का मौका दे सकता है। फैंग किंग्यांग ने अपने हाथ पीठ पीछे बांध लिए। अपनी पहचान को ध्यान में रखते हुए उसने पहले पहल करने से इनकार कर दिया। तुमने यही कहा था। सोंग किंगशू के होंठों पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। उसने पूरी ताकत से वार किया और बिजली की तरह फैंग किंग्यांग के पास से गुजरा, जिससे उसकी गर्दन पर खून की एक लकीर बन गई। जैसे ही फैंग किंग्यांग धीरे धीरे गिरा, सोंग किंगशू ने लकड़ी की तलवार पर लगे खून के धब्बे पोंछे और तिरस्कारपूर्वक कहा, मास्टर बनने का दिखावा मत करो, वरना बिजली गिर सकती है। बेशक ऊपर दिखाया गया दृश्य केवल सोंग किंगशू की कल्पना थी। फैंग किंग्यांग ने उसकी अजीब सी मुस्कान को हैरानी से देखा और ठंडे स्वर में कहा, अभी तुम स्तब्ध थे। अगर मैंने कुछ किया होता तो तुम मर चुके होते। सोंग किंगशू ने अपने मुंह से लार पोंछी और शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अगर उसके प्रतिद्वंदी ने उसे 3 मौके न दिए होते तो उस पल की नासमझी उसकी जान ले लेती। ठीक है, मैं विनम्रतापूर्वक वरिष्ठों से सलाह मांगूंगा। सोंग किंगशू उत्साहित हो गया और अपने पैरों की मुद्रा बदल ली। उसकी हथेलियां वुडान की रेशमी हथेली की रक्षात्मक मुद्रा, एमी की सुनहरी शीर्ष कपास हथेली की भारीपन और स्वर को हिला देने वाली लोहे की हथेली की तीव्रता का मिश्रण दर्शा रही थीं। फैंग किंग्यांग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि यह लड़का अलग अलग स्वभावों के साथ कई प्रकार की हथेली की तकनीकों को इतनी कुशलता से मिला सकता है। वह सचमुच मार्शल आर्ट का जीनियस है। अफसोस की बात है कि वह दुष्ट पंथ का सदस्य था और उसके प्रति शत्रुता से भरा हुआ था, जो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। फैंग किंग्यांग ने अपना मन शांत किया, उंगलियों से तलवारबाजी की तकनीक का प्रदर्शन किया और एक उंगली से अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दी। सोंग किंगशू ये देखकर दंग रह गया कि एक तीव्र और प्रचंड तलवार ऊर्जा ने उसकी मुट्ठी को चीर डाला। यदि वह अपनी हथेली पीछे नहीं हटाता और एक तरफ नहीं हटता तो उसकी हथेली में छेद हो जाता। उसने तुरंत अपने बाएं हाथ से महाशैतान नाश करने वाली मुट्ठी का प्रयोग करके प्रतिद्वंद्वी की तलवार ऊर्जा को ध्वस्त कर दिया। एक ही कदम में वह कुछ मीटर पीछे हट गया। दुगु की 9 तलवारों में से हथेली से वार करने की यह शैली वाकई अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। सोंग किंगशू ने गंभीर भाव से फैंग किंग्यांग की ओर देखा और कहा कि दुगु की 9 तलवारों को जानने वाले शत्रु को हराना मुश्किल होगा। फैंग किंग्यांग बहुत पहले ही दुगु की 9 तलवारों के बंधन से मुक्त हो चुका था। अभी अभी उसकी उंगली का वार हथेली तोड़ने वाली तलवार की शक्ति का एक हल्का रूप था। जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी गलती से इसे दुगु की 9 तलवारें समझ रहा है तो उसने उसे कुछ नहीं समझाया। इस युवक की मार्शल आर्ट युवा पीढ़ी में पहले से ही श्रेष्ठ है। ये कितना दुर्लभ है। बूढ़े फैंग सचमुच वर्तमान युग के नंबर 1 तलवारबाज बनने के हकदार हैं। सोंग किंगशू ने हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की। पहला मौका हाथ से निकल गया, अब दूसरा कदम उठाओ। फैंग किंग्यांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ा रहा। धिक्कार है, मैं कब इस तरह से खड़े होकर दुश्मन के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाऊंगा। सोंग किंगशू ने गुस्से में सोचा और फिर उसने कुशलतापूर्वक टाइगर क्लॉ एंडिंग हैंड से सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर के मध्य भाग पर प्रहार किया। फैंग किंग्यांग फिर चौंक गया। अभी अभी तो उसका हथेली का वार कई तरह की हथेली की तकनीकों का मिश्रण था, लेकिन ये दूसरा वार इतना साधारण था। ये सोचकर कि उसके पास कोई बैकअप मूव जरूर होगा, उसने कोई हरकत नहीं की। जैसे ही हमला उसके सामने पहुंचा, वह एक भयंकर बाघ के पंजे वाले अंतिम हाथ से बदलकर एक भयावह 9 इंच श्वेत अस्थि पंजे में बदल गया। फैंग किंग्यांग ने उसकी तकनीकों में हुए इस तीव्र परिवर्तन को देखा, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की और शांत भाव से अपनी उंगली से 9 इंच श्वेत अस्थि पंजे को स्पर्श किया। मू वान किंग नाराज और घृणास्पद लग रही थी। सोंग किंगशू के 9 इंच श्वेत अस्थि पंजे ने बहुत तेजी से हमला किया, लेकिन फैंग किंग्यांग की उंगलियां धीमी गति से चलती हुई प्रतीत हुईं और उन्होंने अपनी उंगलियों पर मौजूद तलवार की ऊर्जा का सटीक उपयोग करके पंजे के हर वार को तितर-बितर कर दिया। कुछ सांसों के बाद सोंग किंगशू अपनी मूल स्थिति में लौट आया और उसके हाथ सुन्न महसूस हो रहे थे। फैंग किंग्यांग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी तलवार की ऊर्जा का मुकाबला सीधे हमले से करेगा और उसे इससे ज्यादा चोट भी नहीं लगी। बस एक आखिरी दांव बाकी है। ये सिलसिला जितना तेज होता गया, फैंग किंग्यांग उतना ही सतर्क होता गया। दानव पंथ में ऐसे व्यक्ति का प्रकट होना पंच पर्वत तलवार संप्रदाय के लिए किसी भी तरह से शुभ संकेत नहीं था और उसने अनजाने में ही जान से मारने के इरादे से हमला कर दिया। फैंग किंग्यांग की आंखों में दिख रहे जानलेवा इरादे को देखकर सोंग किंगशू समझ गया कि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वह मन ही मन इससे डरा नहीं, बल्कि उससे लड़ने के लिए और भी उत्सुक हो गया। अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ की हथेली के एक ही प्रहार से उसने तेजी से फैंग किंग्यांग पर हमला किया। यह 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों में से गर्वित ड्रैगन पश्चाताप करता है वाली तकनीक थी। फैंग किंग्यांग ने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक और सीधा हमला करने का विकल्प चुना है और उसकी पिछली तकनीकों का उपयोग बहुत ही कपटपूर्ण और अप्रत्याशित था,
इसलिए उसने बिना कुछ बदले सभी बदलावों का सामना करने का फैसला किया और गुप्त रूप से अपनी उंगलियों में सहज तलवार की ऊर्जा को संघनित किया। सोंग किंगशू ने अपनी चालों के ठंडे पड़ने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने बाएं हाथ से फिर एक वृत्त बनाया और अपने दाहिने हाथ की हथेली से एक और वृत्त बनाया। दोनों हथेलियों की शक्ति एक दूसरे पर टिकी हुई थी और यह एक उग्र लहर की तरह थी जिसे रोका नहीं जा सकता था, जैसे शांत हवा के पीछे हवा की एक अदृश्य दीवार तेजी से आगे बढ़ रही हो। फैंग किंगयांग को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसने तुरंत तलवार चलाने की रणनीति बदल दी और ऊर्जा के विस्फोट के साथ हमले का जवाब दिया। सोंग किंगशू ने प्रतिघातकारी बल की सहायता से हवा में छलांग लगाए और 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों में से आकाश में उड़ता ड्रैगन का उपयोग किया और एक बार फिर गर्वित ड्रैगन पश्चाताप करता है कि तीसरी लहर के साथ हमला किया। फैंग किंगयांग के चेहरे के भाव अंततः बदल गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सोंग किंगशू की शक्ति को कम आंका था। उसके दाहिने हाथ की उंगली की सहज तलवार शक्ति सोंग किंगशू की पहली 2 हथेलियों को भेदने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि सोंग किंगशू पहली 2 हथेलियों के समाप्त होते ही तीसरी हथेली चला देगा और तीनों हथेलियां आपस में टकरा जाएंगी। परिणामस्वरूप हथेली की हवा की शक्ति तेजी से बढ़ गई। फैंग किंगयांग अपने प्रतिद्वंद्वी की पहली 2 लहरों को भेदने में सक्षम था, लेकिन सोंग किंगशू की तीसरी हथेली ने उसकी सहज तलवार शक्ति को नष्ट कर दिया। हताशा में उसके पास बचने और कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैंग किंगयांग का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार इतने सालों में ये पहली बार था जब उन्हें तलवार से बचाव करते हुए दुश्मन से लड़ना पड़ा था, और सामने वाला तो अभी अनुभवहीन नौजवान था। 18 ड्रैगन वशीकरण शक्ति। महाराज, क्या आप मास्टर शियाओ फैंग हैं? अगर राजा शियाओ यहाँ होते तो बूढ़े फैंग की हालत शायद मुझसे मुकाबले इतनी अच्छी नहीं होती। सोंग किंग ने नकारात्मक जवाब दिया और मन ही मन अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। वह 18 ड्रैगन वशीकरण मंत्र जानता था और शियाओ फैंग की सबसे कुशल रणनीति भी जानता था। उसने रणनीति के मूल सिद्धांत को समझा, उसे अपनाने की पूरी कोशिश की और वास्तव में उसे अंजाम भी दिया। बेशक शक्ति, हमले के कोण और समय में अभी भी बहुत अंतर था। तो फिर तुम कौन हो? तुम वुडांग और एमेई संप्रदाय जैसे प्रामाणिक संप्रदायों की तकनीकों का प्रदर्शन कर सकते हो और तुम्हारे पास 9 यिन शास्त्र की भयावह मार्शल आर्ट 9 यिन श्वेत अस्थि पंजा भी है। मुझे डर है कि शियाओ फैंग और गो जिंग भी तुमसे कुछ हद तक श्रेष्ठ हैं और बाकी वरिष्ठ तो तुमसे कहीं अधिक ही हीन हैं। फैंग किंगयांग की दृष्टि बहुत तेज थी। उसने तुरंत ही उसकी मार्शल आर्ट की क्षमताओं को पहचान लिया। तुम मुझे छोटा मूर्ख कह सकते हो। सोंग किंगशू ने अचंभित मुंह वानकिंग की ओर देखा और एक शरारती मुस्कान बिखेरी, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, मेरे खाते में अभी कुछ और उपलब्धियां दर्ज हैं और मैंने एमेई संप्रदाय के नेता जोहो जिरुओ के साथ भी कुछ बुरा किया था। तुम्हारे 3 दांव खत्म हो गए हैं। अगर तुम सच नहीं बोलना चाहते तो मैं तुम्हें यहीं रोक दूंगा। फैंग किंगयांग थोड़ा गुस्से में था। उसने अपनी तलवार उठाई और हमला कर दिया। तलवार की ऊर्जा की गति ने सोंग किंगशू को अपनी जीभ चटकाने पर मजबूर कर दिया और उसने जल्दी से रेंगते हुए सांप की तरह उछलते हुए रैकून की तकनीक का इस्तेमाल किया और जमीन पर लुढ़कते हुए फैंग किंगयांग के भयंकर तलवार के वार से बच गया। हालांकि पहले प्रयास में चूकने के बावजूद फैंग किंगयांग ने लगातार तलवार की शक्ति से हमला जारी रखा। सोंग किंगशू केवल अपनी पूरी ताकत से वार से बचता रहा और उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। प्रतिद्वंद्वी जानबूझकर उसके चलने फिरने की जगह को कम करता जा रहा था। सोंग किंगशू जानता था कि अगर वह इसी तरह खेलता रहा तो अगले 10 चालों में ही उसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों से आसानी से पलटवार नहीं किया। अभी अभी हुए हमलों के आदान प्रदान से वह समझ गया था कि उसकी हथेली की लहरें प्रतिद्वंदी की तलवार की ऊर्जा के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं थीं। दुबू की 9 तलवारों से प्राप्त हथेली पराजित करने की मुद्रा के साथ हथेली की लहर कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कागज से कम नहीं थी। किसी दिए गए बल का प्रभाव उस क्षेत्र के आधार पर काफी भिन्न हो सकता है जिस पर वह बल लगाया जाता है। समान बल लगाने पर भी हथेली के प्रहार का बल सहने वाला क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी की उंगलियों की सहज तलवार ऊर्जा से कहीं अधिक बड़ा था। धिक्कार है इस दबाव सूत्र पर। सोंग किंगशू ने भौतिकी को जमकर कोसा। उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी तलवार की शक्ति से उनके हथेली के वारों का प्रतिकार किया। सोंग किंगशू लगातार उस खाई पर नजर रखे हुए था। फिर अंत में अपनी आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर उसकी पीठ पर बंदी लकड़ी की तलवार बाहर निकली और उसने उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। उसने कुछ वार किए और जवाबी हमला शुरू कर दिया। फैंग किंगयांग ने बहुत पहले ही उसकी लकड़ी की तलवार पर ध्यान दिया था और सोचा था कि यह महज एक सजावट की वस्तु है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतनी कम उम्र में ही तलवार रहित अवस्था तक पहुंच जाएगा। उसने लकड़ी की तलवार की सतह पर उभरी तलवार की ऊर्जा की पतली परत को देखा। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी तलवार की चालें दीवार पर उकेरी गई आकृतियों की तरह ही थीं।
अंतर केवल इतना था कि उन्होंने पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से उनका प्रयोग नहीं किया था। पंच पवित्र पर्वत तलवार कला की कुछ तलवार तकनीकों का प्रयोग किया गया था, लेकिन उनकी शक्ति एक जैसी नहीं थी, जिसका अर्थ था कि प्रतिद्वंद्वी अपनी इच्छा से उन्हें बदल सकता था और उसकी प्रतिक्रिया देखने का इंतजार कर रहा था, और पल भर में रणनीति बदल सकता था। फैंग किंगयांग ने जमीन पर पैर रखा और तेजी से कुछ मीटर पीछे हट गया। हालांकि सोन किंगशू की पहली 3 चालें काफी आश्चर्यजनक थीं, लेकिन इस बार की चालें उतनी चौंकाने वाली नहीं थीं। उसने सोन किंगशू को पूरी तरह से अचंभित होकर देखा और पूछा, तुमने इसे बस यूं ही देखा? दीवार पर बनी इन तलवारबाजी तकनीकों को तुमने महज एक नज़र में कैसे समझ लिया? सोन किंगशू का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए जवाब दिया, ऐसा लगता है। यही हुआ था। उसकी बातें सुनकर फैंग किंगयांग का मुंह मानो खून से लथपथ हो गया। उसे तलवारबाजी में ऐसा विलक्षण प्रतिभावान कहा जाता था जो सैकड़ों वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता है। तलवारबाजी के मार्ग पर दशकों के अभ्यास से ही वह दीवार पर बने हमलों को समझ पाता था और फिर उन्हें अपनी तलवार की शक्ति के साथ एकीकृत कर पाता था। वहीं दूसरी ओर इस युवक ने शायद 1 साल से भी कम समय तक तलवारबाजी का अभ्यास किया था और वह इस स्तर तक पहुंच गया था। अगर यह युवक उसके बराबर की उपलब्धि हासिल कर ले तो फैंग किंगयांग को आश्चर्य क्यों न हो। ये सच है या नहीं, ये तो मुझे खुद जाकर देखना होगा। फैंग किंगयांग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था और उसने दोबारा हमला करने का फैसला किया। सोन किंगशू ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और लकड़ी की तलवार से उसके हमले को रोक दिया। कुछ समय के लिए गुफा तलवार की ऊर्जा से भर गई। फैंग किंगयांग मूल रूप से सोन किंगशू के बचाव पर हमला कर रहा था और सोन किंगशू अक्सर शर्मनाक स्थितियों में फंस जाता था। सोन किंगशू तूफान में अकेली नाव की तरह था जो हमेशा तैरता रहता था। उसने पंच पवित्र पर्वत तलवार कला की तकनीक का इस्तेमाल किया और फैंग किंगयांग की 9 दुगु तलवारों के सामने अजेय रहा। कभी कभी तो वह तलवार के कुछ वार इतने जोरदार करता था कि फैंग किंगयांग को अपनी तलवार से बचाव करना पड़ता था। हालांकि सोन किंगशू को जल्द ही एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। भले ही वह फैंग किंगयांग से 100 वार तक बिना हारे लड़ सकता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो फैंग किंगयांग उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा, और अगर तलवार की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। यह विचार आते ही उसमें फिर से लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची। उसने एक विचित्र तलवारबाजी तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया और उसका नाम चिल्लाते हुए कहा, मेरी सबसे शक्तिशाली चाल का स्वाद चखो, 10,000 तलवारें संप्रदाय में वापसी। फैंग किंगयांग असमंजस में पड़ गया। इस युवक ने उसे कई बार चौंका दिया था। उसे सचमुच डर था कि कहीं उसकी एकाग्रता भंग न हो जाए और उसकी अजीबोगरीब हरकतों से उसे चोट न लग जाए। इसलिए उसने अपनी तलवार को कसकर हाथों में पकड़ रखा था और उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी चाल में फंस गया है तो सोन किंगशू ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने ट्रेसलेस सैंड ट्रेडिंग स्टेप्स को चरम सीमा तक धकेल दिया और अपने बगल में मुख्य रूप से खड़ी मू वानकिंग को उठा लिया। फैंग किंगयांग जब होश में आया तो वह क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत अपनी चाल तकनीक किंगगोंग का प्रयोग करते हुए उसका पीछा किया, लेकिन उसने अपना पहला मौका गंवा दिया। सोन किंगशू अपनी अति उत्कृष्ट चाल तकनीक किंगगोंग निशानरहित रेत पर कदम रखना का प्रयोग कर रहा था और अपने हाथों में एक व्यक्ति को लिए होने के बावजूद वह तेजी से भागने में सक्षम था। फैंग किंगयांग के पास उन दोनों के बीच की दूरी को लगातार बढ़ते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये भांपते हुए कि फैंग किंगयांग आखिरकार गिर गया है, सोन किंगशू ने मू वानकिंग को धीरे से नीचे उतारा और कहा, सुश्री, सौभाग्य से आप रुई की तरह कोमल और पंख की तरह हल्की हैं, वरना हम सचमुच भाग नहीं पाते। लेकिन इसका जवाब मू वानकिंग के जोरदार थप्पड़ से मिला। मिस, आप? सोन किंगशू ने मू वानकिंग को आश्चर्य से देखा। क्या तुम मूर्ख हो या मार्शल आर्ट के उस्ताद हो? मू वानकिंग ने उसकी ओर इशारा करते हुए गुस्से से कांपते हुए कहा, ये सोचकर कि पिछले 2 दिनों से वह उसके धोखे में थी और उसने उसका फायदा उठाया। सुश्री मू, मुझे बहुत खेद है। बात यहीं खत्म हो गई थी और अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए सोन किंगशू ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको एक उस्ताद होने के नाते मुझ जैसे साधारण लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है? मू वानकिंग की आवाज़ और भी ठंडी होती चली गई। मुझे तो ये काफ़ी मज़ेदार लगा। सोन किंगशू ने मन ही मन सोचा, लेकिन जाहिर है उसने कभी ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। मैंने अभी अभी देखा कि छोटी मालकिन बहुत दुखी थीं। आपके मन में आत्महत्या के विचार भी आ रहे थे। समय बहुत कम था, मैं बस आपको समझाना चाहता था और डर रहा था कि आप अजनबियों को ठुकरा देंगी। इसलिए मुझे यही एक रास्ता सूझा और वो ये बुरा फैसला लेना पड़ा। जब मू वानकिंग की दुख भरी कहानी का फिर से जिक्र हुआ तो उसका छोटा सा मुंह लटक गया और उसकी खूबसूरत आंखों में धुंध की एक झलक दिखाई दी। मू वानकिंग ऊपर से भले ही ठंडी और कठोर दिखती थी, लेकिन आखिर में वह एक छोटी लड़की ही थी। अगर वह उसके पिछले जन्म में होती तो शायद इस उम्र में कॉलेज नहीं जाती। सोन किंगशू के मन में ये विचार कौंध रहे थे, लेकिन उसे इस समय उसे मनाने का तरीका नहीं सूझ रहा था।
कुछ देर बाद मू वानकिंग ने अपना सिर घुमाया, चुपचाप अपनी उंगलियों से अपना गाल पोंछा और गहरी आवाज में पूछा, आपका नाम क्या है? उनकी सुंदर उंगलियों को देखकर सोन किंगशू का गला अचानक थोड़ा सूख गया और उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, सुश्री मू, मैं सोन किंगशू हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मदद करने के लिए मास्टर सोन का धन्यवाद, और ये तुच्छ लड़की आपकी सदा आभारी रहेगी। मू वानकिंग ने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि वह बेहद गुस्से में थी, लेकिन अपने पुराने स्वभाव के अनुसार ऐसे घिनौने आदमी से सामना करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उसे विषैले तीर से मार डालती। लेकिन अभी अभी अपनी आंखों से देखी गई अद्भुत मार्शल आर्ट को देखते हुए उसने यह विचार छोड़ दिया। अब वो भी जा रही है। सोन किंगशू ने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी अनिच्छा स्पष्ट थी। इस खूबसूरत स्त्री को देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोकने के लिए क्या कहे, और अपने स्वभाव के अनुसार वो दुवान यू जैसे सुंदर लड़के की तरह कुछ कर भी नहीं सकता था। सोन किंगशू को खुद से बात करते हुए सुनकर मू वानकिंग के कान लाल हो गए। वह अचानक रुक गई, पीछे मुड़ी और सोन किंगशू को घूरते हुए बोली, जाओ और अपना चेहरा धो लो, मैं अपने रक्षक को देखे बिना नहीं जाना चाहती। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सोन किंगशू मू वानकिंग के घमंडी और असामान्य स्वभाव से भलीभांति परिचित थी और कुछ देर तक उसके विचारों को समझ नहीं पाए, इसलिए वह पास की एक नदी में जाकर अपने चेहरे पर लगे दाग धोने लगी और फिर अपने बिखरे बालों को ठीक किया। इसके बाद उसने उन्हें कपड़े की पट्टी से बांध दिया। नए रूप में सोन किंगशू को देखकर मू वानकिंग के गोरे चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी। ठीक है, मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया है। इतना कहकर वह बस मुड़कर चली गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सुंदर चेहरे वाले मेंग चांग की खूबसूरती से मोहित हो गई हो? सोन किंगशू हैरान था। पहले सोन किंगशू वुलिन में एक प्रसिद्ध सुंदर युवा नायक था। अब जब उसने बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं, तो उसका संयमित और शांत स्वभाव उसके आकर्षण को और भी बढ़ा देता था। अब हर सुबह जब वह उठता और आईने में देखता तो उसके मुंह से निकलने वाला पहला वाक्य होता, आज भी मैं सुंदर उठा हूं। मू वानकिंग को दूर जाते देख सोन किंगशू ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मूल पुस्तक में मू वानकिंग एक प्रसिद्ध दीवानी महिला है जिसने जीवन भर अपने भाई दुवान यू से प्यार किया। वह दूसरे पुरुषों से कैसे प्रभावित हो सकती है? हालांकि उसकी दुबली पतली काया को देखकर सोन किंगशू ने फिर भी चिल्लाकर कहा, इसके बाद मैं जियांगनान वापस चली जाऊंगी। मू वानकिंग को हमेशा की तरह दूर जाते देख उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। सोन किंगशू चिंतित हो गई और जल्दी से बोली, तिब्बती साम्राज्य के स्वामी जियोमोजी दुवानयू को अपने साथ ले गए हैं। उनका इरादा गुसुमे मुरोंगबो की कब्र पर जाने का है। उनके अंतिम संस्कार से पहले। मू वानकिंग सचमुच कांप उठी, एक पल के लिए रुकी और फिर चलने लगी। अंत में सोन किंगशू की नजरों से ओझल हो गई। ऐसा लगता है कि उसके दिल में मेरी जगह अभी भी उस सुंदर लड़के दुवानयू जितनी अच्छी नहीं है। सोन किंगशू जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह खुद भी एक सच्चा सुंदर लड़का है। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि मू वानकिंग दुवानयू को बचाने के लिए जियांगनान जाएगी। सोन किंगशू को उसकी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। हालांकि जियोमोजी कभी कभी थोड़ा नीच व्यवहार करता था, लेकिन मूल रूप से वह एक गुणी भिक्षु था, युन जोंगहे के विपरीत, जिसे मू वानकिंग जैसी कमजोर लड़की पर हमला करने का शौक था। उसे जियांगनान भेजने का कारण यह था कि सोन किंगशू ने पहले ही जियांगनान जाने की योजना बना ली थी। इन 2 दिनों के खाली समय में वह अपने भविष्य की योजना बना रहा था। खजाने की खोज की जो योजना उसने पहले बनाई थी, अब उसे बहुत अवास्तविक लग रही थी। लेकिन अब उसकी मार्शल आर्ट वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली थी, खासकर आज फैंग किंगयांग के साथ हुई लड़ाई में, जिसने उसे अत्यधिक आत्मविश्वास से भर दिया था। वह जानता था कि जब तक वह वुलिन के उन कुख्यात हत्यारों को उकसाता नहीं, उसकी वर्तमान शक्ति कहीं भी अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। इसके अलावा जैसे जैसे सोन किंगशू का मार्शल आर्ट का स्तर बढ़ता गया, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। पिछले जन्म के समृद्ध अनुभव ने उसे बहुत जल्दी यह समझा दिया था कि इस अशांत संसार में, चाहे वह मार्शल आर्ट में कितना भी उच्च स्तर प्राप्त कर ले, वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथों की कठपुतली मात्र रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे गुओ जिंग के साथ हुआ था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वह मिंग पंथ की बेईमानी की वकालत से ईर्ष्या करता था। इसके सैकड़ों हजारों अनुयायी थे जो इसके अधीन हो सकते थे। अपने शक्तिशाली सैनिकों और मजबूत घोड़ों के साथ इसके पास दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता भी थी। लेकिन झांग वूजी और उनकी नामात्र की पत्नी के बीच के रहस्यमय रिश्ते के बारे में सोचकर उन्हें घृणा हुई। वे ली यू जैसे अभागे भूत नहीं बनना चाहते थे। अगर झांग वूजी दुनिया पर राज करते तो वे जब चाहें जो जिरुओ को शाही हरम में बुला सकते थे, और जब वह समय आएगा तो वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सोन किंगशू ने अपने पिछले जीवन में एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। उन्हें नियंत्रण में रहने और कई लोगों के भाग्य को अपने हाथों में रखने की आदत हो गई थी। लेकिन अब वह एक साधारण व्यक्ति थे और इस तरह के भूमिका परिवर्तन के आदी नहीं थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही योजना बनाना चाहा। वह धीरे धीरे सामाजिक सीढ़ी चढ़ना चाहते थे।
वर्तमान विश्व में वाकई बहुत उथल पुथल मची हुई थी। योगदान देने का यह अच्छा समय था। सोंग किंगशू, मोरोंगबो और उनके बेटों जैसे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों की तरह नहीं थे, जिनकी दृष्टि तो अच्छी थी लेकिन कार्यप्रणाली खराब थी। उन्होंने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। सत्ता का सार क्या है? एक है सैन्य शक्ति और दूसरी है कार्मिक शक्ति। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक शक्ति। जब बहुत से लोग भोजन के लिए आप पर निर्भर होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पास अपार शक्ति होती है। बेशक, यदि आपके पास अपनी संपत्ति को छीने जाने से बचाने की क्षमता नहीं है तो सत्ता की अवधारणा एक निरर्थक चक्र मात्र है। मार्शल आर्ट के रहस्यों की खोज को व्यर्थ समझते हुए सोंग किंगशू ने तुरंत अपना ध्यान दुनिया के अन्य खजानों की खोज पर केंद्रित कर दिया। ऐसे खजाने जिनमें सोना और चांदी शामिल थे। दुनिया भर में छिपे मार्शल आर्ट के सभी रहस्य मूल उपन्यास के नायकों के पास ही थे, इसलिए भाग्य के मामले में वह मूल नायक से मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मूल उपन्यास में एक बात लगभग समान थी, वह ये कि उपन्यास में प्रकट होने वाले खजानों में से किसी का भी कोई हाथ नहीं होता। संभवतः बूढ़ा जिन ये दिखाना चाहता था कि नायक पैसे को तुच्छ समझता है, लेकिन सोंग किंगशू की यही मंशा थी। मूल पुस्तक के नायक के साथ मार्शल आर्ट के खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सोंग किंगशू को लगा कि उसका विचार सही था, इसलिए उसने वर्तमान दुनिया में उपलब्ध खजानों की एक मानसिक सूची बनाना शुरू कर दिया। गाओचांग भूल-भुलैया का खजाना पश्चिमी क्षेत्र में बहुत दूर था। ये झांग वूजी का क्षेत्र था और फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा सकता था। यूबी विला के पास स्थित च्वांगवान खजाना भी विचार से बाहर था। ये बहुत दूर था और किंग राजवंश के भीतरी इलाके में स्थित था। इसे ढूंढ भी लिया जाए तो ले जाना मुश्किल होगा। 42 अध्यायों का सूत्र का खजाना तो और भी कठिन था। 8 खंडों और 42 अध्यायों को इकट्ठा करने की कठिनाई के अलावा मान किंग राजवंश की नज़रों में आए बिना गुप्त रूप से खजाने को निकालना असंभव था। जिंगझोऊ में स्थित तियानिंग मंदिर का खजाना आसानी से मिल जाता था, लेकिन वह लिंग-क्विसी का इलाका था और एक युद्ध क्षेत्र में स्थित था, इसलिए सोंग किंगशू इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। बहुत विचार विमर्श के बाद सोंग किंगशू ने अंततः जिनलिंग शहर में डागोंग लेन के खजाने पर अपनी निगाहें टिका दीं। जिनलिंग शहर की डागोंग लेन का खजाना आसानी से मिल जाता था और अन्य खजानों के विपरीत ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता था। डागोंग लेन के खजाने की खोज संभवतः कहानी के अन्य गौण पात्रों द्वारा ही की जाती थी। खजाने को दूसरों के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए सोंग किंगशू ने तुरंत जिनलिंग जाने का फैसला किया, इसलिए उसने जानबूझकर मू वानकिंग को जियांगनान आने के लिए बहकाया। शायद जल्द ही उनके बीच एक मुलाकात की संभावना बन सकती है। ठंडी हवा कभी नहीं बदलती, शरद ऋतु का चांद कभी नहीं रुकता और मेरा दुख कभी खत्म नहीं होता लगता। सोंग किंगशू को जोओ बोटोंग और कियू कियानरेन की हजारों मील की लड़ाई याद आ गई। अब उसके पास भी अपनी एक खास चाल थी, इसलिए उसने अचानक ही हुआशान से जिनलिंग तक हजारों मील का सफर तय करने का फैसला किया। उसने घोड़े या रथ का सहारा भी नहीं लिया, बल्कि सिर्फ अपने पैरों के सहारे अपनी चाल का इस्तेमाल किया। हाँ, कविता का अनुवाद करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया है। वैसे मुझे कविता बहुत पसंद आई। शुरुआत में वह रेत पर निशान छोड़ते हुए कदम रखने की तकनीक से तेजी से दौड़ा। दर्जनों मील दौड़ने के बाद वह इतना थक गया कि आगे दौड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया। सोंग किंगशू को बहुत आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि उसकी आंतरिक शक्ति पहले से ही काफ़ी मजबूत और भरपूर मानी जाती थी। 180 ली की दूरी तय करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रेत पर निशान छोड़ते हुए कदम रखने की तकनीक से वह इससे आगे नहीं जा पा रहा था। ऐसा लगता था कि वे यिक्सियाओ केवल छोटी दूरी की दौड़ में ही माहिर था। कुछ दिनों तक दौड़ने के बाद सोंग किंगशू को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा के कुशल उपयोग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी सटीक योजना के कारण उसने तीव्र गति से दौड़ने की सीमा को 100 मील से भी अधिक पार कर लिया। बाद में सोंग किंगशू का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता चला गया। रेत पर निशान छोड़ते हुए चलने की तकनीक का अभ्यास करने के बाद वह अक्सर कुछ देर रुककर सामान्य चाल में आ जाता और इस दौरान अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करता। इसके बाद वह फिर से रेत पर निशान छोड़ते हुए चलने की तकनीक का अभ्यास करता। उसकी सहनशक्ति लगातार बढ़ती गई। कई दिनों तक कठिन शारीरिक गतिविधियों की चुनौतियों का सामना करने के बाद सोंग किंगशू की आंतरिक शक्ति में भी काफ़ी सुधार हुआ था, जो उनकी सामान्य मार्शल आर्ट अभ्यास की वृद्धि दर से भी कहीं अधिक तेज था। सोंग किंगशू अपने शरीर में उमड़ती हुई सच्ची ऊर्जा से अवगत थे और जानते थे कि वे इसकी चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। एक बार जब वे दिव्य दीप्ति वाली सच्ची ऊर्जा और नौयिन वाली सच्ची ऊर्जा के सह अस्तित्व की समस्या का समाधान कर लेंगे, तो वे पानी और दूध के मिश्रण जैसी अवस्था प्राप्त कर लेंगे। उनकी आंतरिक शक्ति में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और वह कभी समाप्त नहीं होगी। 5-6 दिनों के बाद सोंग किंगशू आखिरकार जिनलिंग शहर की तलहटी में पहुंच गया और मन ही मन आह भरी। 2000 मील की दूरी अकेले तय करने में 5-6 दिन लग गए, जो मेरे पिछले जीवन में ट्रेन से यात्रा करने की तुलना में बहुत धीमी गति है। दरअसल उसे अपनी गति का कोई अंदाजा नहीं था।
उसे यह एहसास ही नहीं था कि इस दुनिया में इतनी तेज़ यात्रा कितनी भयानक हो सकती है। सूचना के सबसे तेज़ प्रसारक लुई ने अपने देश की सारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सैनिकों को बेहतरीन घोड़ों पर सवार किया, दिन में घंटियां बजाईं, रात में आग जलाई और लोगों को मारा। उन्हें अपने लोगों के लिए कई दुकानों से घोड़े खरीदने पड़े और बारिश हो या धूप, दिन रात यात्रा करनी पड़ी। लेकिन तब भी तथाकथित 1 लाख अत्यावश्यक सूचनाओं का सबसे तेज संचरण केवल 500 मील प्रतिदिन था। लेकिन सोन किंगशू ने तो केवल अपने पैरों से ही लगभग 400 मील प्रतिदिन की दूरी तय कर ली थी। अगर मैं अपने शरीर में यिन और यांग का सामंजस्य स्थापित कर सकूं और हमेशा रेत पर निशान छोड़ते कदमों की परम गति बनाए रखूं, तो मुझे डर है कि यह मेरे पिछले जीवन के विमान से ज़्यादा धीमी नहीं होगी। सोन किंगशू अपने थके हुए पैरों को घसीटते हुए शहर में दाखिल हुआ और मन ही मन अपनी गति के बारे में सोच रहा था। जितना ज़्यादा वह सोचता उतना ही ज़्यादा उत्साहित होता। प्राचीन काल को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये यात्रा की गति अभी भी बहुत धीमी है। और मैं तो रथ में सवार होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। यह इतना धीमा है कि लोगों को खून की उल्टी आ सकती है। शहर के एक सराय में ठहरने के बाद उसने चुपके से सराय के एक कर्मचारी से डागोंग लेन के बारे में पूछा। भरपेट भोजन करने, नहाने धोने और साफ सफाई करने के बाद जब रात काफ़ी हो चुकी थी, सोन किंगशू चुपके से सराय से निकल गया और सुनसान और अंधेरी गलियों से होते हुए जल्द ही डागोंग लेन पहुंच गया। ये जगह सुनसान क्यों है? सोन किंगशू के मन में एक बुरा एहसास जागा और वह जल्दी से इमारत के अंदर कूद गया और उस लकड़ी के कमरे की ओर चल पड़ा जहां खजाना रखा हुआ था। सावधानीपूर्वक खोजबीन करने के बाद उसने जल्दी ही चिता से तहखाने का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। उसने तख्ते को एक तरफ खींचा, अपने पूरे शरीर को वास्तविक ऊर्जा से आच्छादित किया और सतर्क रहते हुए चुपचाप अंदर कूद गया। टॉर्च की रोशनी की मदद से सोन किंगशू ने पाया कि पूरा कमरा खाली था। उसे लगा कि शायद कोई और छिपा हुआ कमरा हो, इसलिए उसने चारों ओर देखा, लेकिन पाया कि आसपास की दीवारें ठोस थीं। सोन किंगशू निराश होकर जमीन पर बैठ गया और आखिरकार उसे जमीन पर कुछ निशान नजर आए। लकड़ी के बक्सों के बहुत सारे निशान थे। पहली नज़र में ही स्पष्ट हो गया कि बक्सों में भारी सामान भरा गया था और उन्हें लंबे समय तक जमीन पर रखा गया था। इन खजानों को किसने हटाया? सोन किंगशू ने अंततः हार मान ली और संदेह से भरे दिल के साथ सराय लौट आया। अगले दिन वह सराय की लॉबी में भागा और कुछ व्यंजन मंगवाए, कान लगाकर आसपास बैठे मेहमानों की बातचीत ध्यान से सुनने लगा। ये जगह मछलियों और ड्रैगनों का मिश्रण थी। ये सराय हमेशा से सूचनाओं के सबसे तेज प्रसार केंद्रों में से एक रही थी। शायद नशे में धुत मेहमानों की बातचीत से उसे कुछ उपयोगी खबरें मिल जाएं। अचानक ही उसकी नज़र एक मेज पर पड़ी जहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि हाल ही में युआन चेंगजी का गोल्डन सरपेंट कैंप शानडोंग में इतना शक्तिशाली हो गया है कि मांचू सम्राट भी कुछ नहीं कर सकता। मास्टर युआन ने वास्तव में हम हान लोगों के लिए गौरव अर्जित किया। अब जबकि हान लोग यांगीजी नदी के उत्तर में सिमट चुके हैं, ऐसे महान नायक का होना वास्तव में दुर्लभ है जो बहादुरी से किंग राजवंश का प्रतिरोध कर रहे हों। क्या मांचू और किंग राजवंश ने हमारे सोंग राजवंश के साथ गठबंधन बनाने के लिए दूत नहीं भेजे थे? क्या इससे दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा? युआन चेंगजी मिंग राजवंश के वंशज हैं, वे महान सोंग राजवंश के पुत्र नहीं हैं। इससे दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? इस गठबंधन की बात सुनकर मुझे गुस्सा आता है। हमने खून की नदियां बहाई हैं और नफरत से भरे हुए हैं। लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि सम्राट मांचुओं के साथ गठबंधन क्यों करेंगे। भाई, यही बात तुम नहीं समझते। आज मंगोलिया शक्तिशाली है और उसमें पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है। हमने जियांग्यांग और सिचुआन में मंगोलिया के साथ भयंकर युद्ध लड़ा। मांचू लोगों ने भी लंबे समय तक मंगोलिया से लड़ाई लड़ी। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। सम्राट को निश्चित रूप से मंगोलिया के विरुद्ध गठबंधन बनाने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मेरे मन में अब भी उदासी है। पता नहीं कब मेरे हान लोग अपना पुराना गौरव वापस पा सकेंगे। संत लोग फिलहाल अंधाधुंध शहर की रक्षा कर रहे हैं। इसके बजाय मुझे लगता है कि युआन चेंगजी अधिक समझदार हैं और हान लोगों की आशा उन्हीं पर टिकी है। चुप रहो, तुम्हारे शब्द तो सिर कलम करने के अपराध के समान हैं। वक्ता ने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर ली और अचानक उत्सुकता से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? युआन चेंगजी ने स्वर्ण सर्प शिविर का नेतृत्व किया और कई बार किंग सैनिकों की घेराबंदी और दमन को विफल किया, जो उनकी रणनीतिज्ञता को दर्शाता है। वे शानडोंग के वुलिन में नंबर 1 हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा और आकर्षण को दर्शाता है। पिछली बार उन्होंने चालबाजी और योजनाओं का इस्तेमाल करके बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। यहाँ तक कि उन्होंने जिनलिंग शहर का खजाना भी हासिल कर लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और इसने जिनलिंग के प्रीफेक्ट को बहुत गुस्सा भी दिलाया। हा। ये सुनकर सोन किंगशू का दिल जम गया। दागोंग लेन का खजाना युआन चेंगजी ने ले लिया है। जी हाँ, गोल्डन सरपेंट कैंप में उसका सैन्य खर्च बहुत ज्यादा है और उसने इतने कम समय में शानडोंग में इतनी शक्तिशाली सेना खड़ी कर ली है।
इतने भारी सैन्य खर्च के बिना यह संभव ही नहीं था। सोंग किंगशू बहुत उदास हो गया और अब उसे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने कुछ चांदी के सिक्के गिरा दिए और निराश होकर बाहर चला गया। क्या इस दुनिया का नायक बनना मेरी ही किस्मत में लिखा है? सोंग किंगशू सड़क पर भटक रहा था, सोच रहा था कि उसकी योजना हर जगह विफल हो रही है और वह यहाँ के खजाने भी हासिल नहीं कर पाया है। इससे यह अनुमान लगाना आसान था कि अन्य खजाने भी विभिन्न कारणों से हाथ से निकल गए होंगे। वह तरह तरह के अजीब कारणों से खाली हाथ लौट रहा था और जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही निराश होता जा रहा था। रास्ते से हट जाओ, घंटियों की तेज आवाज के साथ दो घोड़े सर पर दौड़ते हुए उसके पास से गुजर गए। आमतौर पर सोंग किंगशू शहर के केंद्र में घोड़ों के साथ उपद्रव करने आने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए रुक जाता था, लेकिन इस बार वह बहुत दुखी था और उसका व्यवहार किसी वीर पुरुष जैसा नहीं था। कुछ ही तेज कदमों से वह बड़ी मुश्किल से दौड़ते हुए दो घोड़ों से बच निकला। अफसोस की बात है कि उसके सामने खड़े लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। धत तेरे की, इस दादाजी को मारने की हिम्मत कौन करता है? ये घमंडी आवाज़ सुनकर सोंग किंगशू को लगा कि उसे देखने के लिए एक अच्छा तमाशा होगा, इसलिए उसने उत्सुकता से ऊपर देखा। एक सफ़ेद और एक पीले रंग के दो घोड़ों पर एक युवक और युवती बैठे थे। युवक ने पीली कमीज पहनी हुई थी, वह दुबला पतला और लंबा था। युवती सुंदर और आकर्षक थी, उसका रंग सांवला था और वह सुंदर दिखती थी और उसकी सफ़ेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। कितनी अच्छी जोड़ी है, सोंग किंगशू मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन जब उसने सोचा कि ये दोनों सड़कों पर घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो उसे थोड़ी निराशा हुई। तभी उसने देखा कि दोनों के चेहरे पर अचानक थोड़ी गंभीरता आ गई है, इसलिए उसने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। पता चला कि जिससे उनकी टक्कर हुई थी वह भी एक युवक था, लेकिन उसकी चोटी बड़ी थी और उसने पूरी तरह से आधिकारिक वर्दी पहनी हुई थी। वह संभवतः किंग राजवंश में अभी भी एक उच्च अधिकारी था, इसलिए सोंग किंगशू ने उसे चिल्लाते और इधर उधर हाथ हिलाते हुए उत्सुकता से देखा। अरे कमीनो, इन्हें मेरे लिए गिरफ्तार करो। हालांकि अभी अभी उसे सच में चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे बहुत डर लग गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपराधी को सबक सिखाने का मन बना लिया। रुको, युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे घोड़े पर एक सुंदर और ऊर्जावान लड़की बैठी हुई दिखाई दी। वह मन ही मन खुश हो गया, काश मुझे एक बार इस लड़की के पैरों में उलझने का मौका मिल जाता तो मैं नींद में भी मुस्कुराता। मन बना लेने के बाद उस नौजवान ने अचानक अपना लहजा बदल दिया और अपने आदमियों को रोकने के लिए उंगलियां चटकाते हुए बोला, क्या मैंने तुम सबको नहीं बताया था? अगर अभी अभी कोई हत्यारा होता तो यह नौजवान सरदार अभी अभी मरकर यमराज और अपने पिता के पास चला गया होता। अब देखो, मैं इस छोटी सी महिला की कृपा से बच गया जिसने तुम मूर्खों को सतर्क रहने की याद दिलाई। मास्टर वेई बुद्धिमान हैं। युवक के आसपास मौजूद पहरेदारों ने सिर हिलाकर और झुककर अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लिया। वेई शियाओबाओ, सोंग किंग ने उसे हैरानी से देखा। इतनी कम उम्र में ही यह युवक किंग राजवंश में एक महत्वपूर्ण पद पर था। अगर यह वेई शियाओबाओ नहीं तो कौन? उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह वही मांचू किंग गठबंधन का दूत हो जिसका जिक्र अभी अभी सराय में शराबखानों ने किया था। वेई शियाओबाओ ने अपने अधीनस्थों को सिखाना समाप्त किया, अपने मुंह से लार पोंछी और सफ़ेद कपड़े पहनी लड़की की ओर मुस्कुराते हुए अपना सिर पीछे घुमाया। छोटी महिला, आपके जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए धन्यवाद के रूप में मैं आप दोनों को हमारे सामने स्थित रेस्तरां में आमंत्रित करना चाहता हूँ। सफ़ेद वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये स्पष्ट था कि उसकी उससे अभी अभी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसकी ईमानदारी से भरी बातें सुनकर उसे लगभग ये भ्रम हो गया था कि उसने सचमुच उसकी जान बचाई है। जब दूसरे घोड़े पर सवार युवक ने वेई शियाओबाओ को बात करते और अपने चचेरे भाई को संदेह भरी निगाहों से घूरते हुए देखा तो उसका दिल गुस्से से भर गया। अभी जब उसने उस नौजवान अधिकारी को चिल्लाते और डांटते हुए देखा तो उसे लगा कि वह मामूली शख्स नहीं है और उसे चिंता होने लगी कि आज का मामला उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब उसने देखा कि वह अधिकारी मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा है बल्कि उसके चचेरे भाई के बारे में उसके कुछ बुरे इरादे हैं, तो उसने अचानक ठंडे लहजे में जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि वेई शियाओबाओ के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसने मन ही मन उस लड़के को कोसना शुरू कर दिया था। मैंने पूरी जिंदगी मुझसे ज़्यादा सुंदर लोगों से नफरत की है। ये छोटा सा सुंदर लड़का और ये छोटी सी लड़की एक दूसरे को चोरी छिपे देख रहे हैं। मुझे डर है कि वे पहले ही एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके हैं और नाजायज़ जोड़े बन गए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अब कुछ असाधारण तरीके अपनाने का समय आ गया है। अपने साथी की बातें सुनकर सफ़ेद वस्त्रधारी महिला ने भी फटकार लगाई, हम जुड़वां तलवार नायकों को फूलों के पीछे भागने वाले बीमार दरिंदों से सबसे ज़्यादा नफरत है, और किंग दरबार के कुत्ते जैसे अधिकारियों से तो और भी ज़्यादा। अगर हमें सोंग राजवंश और तुम्हारे बीच हुए समझौते को तोड़ने की चिंता न होती तो शायद आज हम स्वर्ग की ओर से न्याय कर देते। शुई शिंग और वांग शियाओफेंग। सोंग किंगशू ने अपने पारिवारिक उपाधि का जिक्र करते हुए इन दोनों की पहचान याद कर ली।
ऐसा लगता है कि जिंगजोऊ में उनके कारनामों के प्रभाव के कारण वे अभी तक ब्लड सेबर एल्डर से नहीं मिले थे। मैं मानती हूं कि मैं सचमुच कामुक हूं, लेकिन आप जिस फूल की बात कर रहे हैं वह कहाँ है? झांग कांगनियान, क्या आपने इस दुनिया में कोई सुंदर गहरे रंग का फूल देखा है? जब वे शियाओबाओ ने ये कहा तो झांग कांगनियान और अन्य लोग मौन हंसी की लहर के साथ जोर से हंस पड़े। हाँ, बिल्कुल, मैंने कभी कोई सुंदर गहरे रंग का फूल नहीं देखा है। हाँ, जैसा कि वे शियाओबाओ ने कहा, शुई शेंग का रंग सांवला था, लेकिन सोन किंगशू ने इस बात पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। शुई शेंग का रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन उसकी त्वचा एक समान और कोमल थी, जिससे वह भद्दी नहीं लगती थी। इतना ही नहीं, उसके इस सांवले रंग ने उसकी खूबसूरती में एक अलग ही ताजगी और जीवंतता भर दी थी। वह वाकई एक खूबसूरत लड़की थी। ट्विन स्वॉर्ड हीरोज युवा और ऊर्जावान थे। भला वे इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकते थे? इसके अलावा शुई शेंग एक युवती थी और उसने सीधे वेई शियाओबाओ पर अपने घोड़े की चाबुक से वार किया। बेशर्मी, दिन दहाड़े किंग राजवंश के दूत की हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल वेई शियाओबाओ ने यह सब जानबूझकर कहा था। वह उन दोनों को चिढ़ाना चाहता था ताकि वे पहले कार्रवाई करें। उसका अधीनस्थ झांग कांगनियान लंबे समय से उसके साथ काम कर रहा था, तो भला वह उसके इरादों को कैसे न समझ पाता। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपने सैनिकों को जुड़वां तलवार नायकों के चारों ओर घेर लिया। जब वांग शियाओफेंग ने देखा कि इस मामले का अंत अच्छा नहीं होने वाला है, तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शुई शेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ा। दोनों गुट आधे दिन तक आपस में भिड़ते और लड़ते रहे और सोन किंगशू किनारे पर खड़े खड़े ऊबकर जम्हाई लेते रहे। अब तो वे दुनिया के शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टर्स में से एक बन चुके हैं। भला इस तरह के छोटे मोटे झगड़े में उनकी दिलचस्पी कैसे जाग सकती थी? कांगशी सम्राट ने वेई शियाओबाओ को सोंग राजवंश के साथ गठबंधन पर चर्चा करने के लिए दूत के रूप में भेजा था और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने वेई शियाओबाओ की सुरक्षा के लिए महल से बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट और शक्तिशाली शाही अंगरक्षकों को चुना था। सामान्य परिस्थितियों में जुड़वां तलवार नायकों का बले कुछ स्थानीय बदमाशों और मार्शल आर्टिस्टों को दंडित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इस समय उनका सामना भेड़ियों और बाघों के एक समूह से हो रहा था और शाही रक्षकों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। गार्डों ने जल्द ही उन दोनों को काबू में कर लिया और वेई शियाओबाओ के सामने दबा दिया। अब जबकि हत्यारा मौके पर ही पकड़ा गया है, हम लॉर्ड वेई से उनके साथ निपटने के तरीके के बारे में आदेश चाहते हैं। वेई शियाओबाओ ने उन दोनों के चारों ओर कुछ देर चक्कर लगाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दिन दहाड़े तुम दोनों देशों के दूतों की हत्या करने जा रहे थे। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, जरूर कोई सरगना होगा। बस यही बात है, ताकि तुम दोनों कबूलनामा करते समय आपस में मिलीभगत न कर सको। मैं फैसला करती हूं कि दोनों को अलग अलग करके मुकदमे के लिए भेजा जाए। झांग कांगनियान, इस आदमी को बांधकर सोंग राज्य के प्रमुख के पास भेज दो और उन्हें आदेश दो कि उससे कड़ी पूछताछ की जाए। इस औरत की बात करें तो उस पर किंग राजवंश द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। आखिर कौन इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नष्ट करना चाहता है? हमें पता लगाना ही होगा। मेरे स्वामी सचमुच बुद्धिमान है, ये हमें विस्मय से भर देता है। झांग कांगनियान ने पहरेदारों का नेतृत्व किया और एक और चापलूसी भरी टिप्पणी की। वांग शियाओफेंग की आंखों की नसें मानो फट पड़ीं। अगर कोई मूर्ख न हो तो अपने प्रतिद्वंदी की चाल को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर उसकी चचेरी बहन को यह दरिंदा ले गया तो उसकी मासूमियत तो पक्की बात है। सोंग किंगशू जानता था कि यह आदमी बेहद बेशर्म है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वेई शियाओबाओ मूल पुस्तक में वर्णित चरित्र से भी अधिक बेशर्म और स्पष्टवादी होगा। लेकिन वास्तव में ये बात उसे ज्यादा पसंद आई। उनके पिछले जीवन में एक वेबसाइट पर एक क्लासिक सवाल पूछा गया था, अगर आपको गो जिंग और वेई शियाओबाओ में से किसी एक को दोस्त के रूप में चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? उसे नहीं पता था कि दूसरे लोग क्या चुनेंगे, लेकिन सोंग किंगशू को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वह निश्चित रूप से वेई शियाओबाओ को ही चुनेगा। इसका कारण सीधा सा था, क्योंकि वेई शियाओबाओ एक बुद्धिमान व्यक्ति था। अगर आप उसके दुश्मन होते तो आपका अंत निश्चित रूप से दुखद होता। लियू युजोऊ को ही देख लीजिए, उसकी प्रेमिका उससे छीन ली गई और उसका जीवन भी बर्बाद हो गया। एक और अच्छा उदाहरण जेंग केशुन का है। जिस स्त्री ने उससे प्रेम किया उसने उसे छोड़ दिया और अंततः वह कैदी बन गया। लेकिन उसका दोस्त होने के कई फायदे थे, इसलिए उन सभी को यहाँ सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या गुओ जिंग के दोस्त थे? उस बूढ़े शैतान जो बोटोन को छोड़कर उसे यकीन था कि उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। लेकिन वेई शियाओबाओ अलग था। जब उसे मदद की जरूरत होती तो वह बस अपने हाथ उठाता और लोमड़ी और कुत्ते जैसे दोस्तों की लहरें एक के बाद एक उसकी मदद के लिए आ जाती। ये कछुआ विजय सम्मेलन की घटना और झेंग केशुन के दुष्ट कर्मों के निवारण से स्पष्ट था। सोंग किंगशू की राय में वेई शियाओबाओ जिन्योन की 14 पुस्तकों में सबसे मोटी जांघ है, इसलिए उसे इसे कसकर गले लगाना चाहिए। बस पुरुषों और महिलाओं को धमकाने का ये कृत्य थोड़ा अप्रिय था।
सोंग किंगशू ने भौहें चढ़ाईं और आखिरकार वह यूं ही अचानक आकर उस आदमी से बात तो नहीं कर सकता था। उसी क्षण जब वह उससे संबंध स्थापित करने के संभावित तरीकों को लेकर परेशान था, उसने कुछ गंजे भिक्षुओं को एक चमकदार ठंडी रोशनी लहराते हुए देखा। बिना किसी चेतावनी के तलवार अंधेरे से वेई शियाओबाओ की ओर तेजी से बढ़ी और सोंग किंगशू अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। हालांकि इन भिक्षुओं ने वस्त्र धारण कर रखे थे, फिर भी उनके चेहरों की क्रूरता छिपी नहीं रह सकी। हाथों में मौजूद विचित्र तलवारों को देखकर सोंग किंगशू तुरंत समझ गया कि ये रक्तकृपाण संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए। ब्लड सेबर एल्डर वेई शियाओबाओ की हत्या करने क्यों आया था? सोंग किंगशू बहुत हैरान था। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हालांकि सोंग किंगशू ने अभी इन लोगों को बचाने की योजना नहीं बनाई थी। अभी उन्हें बचाने का सही समय नहीं था। कारण ये था कि वेई शियाओबाओ के रक्षक इस समय पूरी तरह से युद्ध शक्ति से लैस थे। लोगों को बचाने का सबसे प्रभावी उपाय तभी हो सकता था जब कोई बेहद मुश्किल स्थिति में हो। आप वीरता और धार्मिकता की बात करना चाहते हैं? माफ कीजिए, सोंग किंगशू कभी भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे। ब्लड सेबर संप्रदाय के भिक्षुओं की मार्शल आर्ट लघु तलवार चलाने वाले रक्षकों से कहीं अधिक उन्नत थी और वेई शियाओबाओ के शाही रक्षकों को उनसे निपटना काफी मुश्किल लग रहा था। केवल अपनी संख्यात्मक बढ़त के बल पर ही वे हत्यारों को परास्त कर सकते थे। युवा मास्टर वेई को जियांगनान की इस यात्रा के दौरान अच्छे साथी ढूंढने का वाकई हुनर है। एक लंबी हंसी के साथ एक वीर चेहरे वाला अधेड़ भिक्षु छत पर प्रकट हुआ और बोलते हुए उसने धीरे धीरे अपनी चमकदार गंजी खोपड़ी पर तलवार के पिछले हिस्से से हाथ फेरा। उस ऐतिहासिक क्रिया को देखकर और फिर उसके बोलने का तरीका सुनकर सोंग किंगशू सोचने लगा कि क्या वह वही रक्तकृपाण एल्डर था जो स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक युद्ध उस्ताद था। जिन योंग के उपन्यासों में ब्लड सेबर एल्डर मार्शल आर्ट के मामले में बेशक सर्वोच्च नहीं थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड सबसे शानदार था। अपने ही स्तर के 4 उस्तादों का सामना करते हुए उन्होंने उनमें से 3 को मार गिराया और एक को बंदी बना लिया, जिससे उन्हें वुलिन में नंबर 1 योद्धा के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। वेई शियाओबाओ को ब्लड सेबर एल्डर का नाम नहीं पता था, लेकिन जब उसने उसे छत पर प्रकट होते देखा तो उसने अपनी हंसी की आवाज से दुख रहे कानों को मलते हुए मन ही मन सोचा, कमीने, अब इस दादाजी के मातहतों को भी इसे लड़ना पड़ेगा। छोटे भिक्षुओं से लड़ते हुए भी हम बराबरी पर थे। अब इस नए बूढ़े भिक्षु ने अपने माथे पर मैं गुरु हूं का ठप्पा लगा रखा है। जैसे ही वह कोई हरकत करेगा, बेचारा वेई शियाओबाओ अपनी जान गंवा देगा। लेकिन लगभग तुरंत ही उन्होंने अपने चेहरे पर अपनी जानी पहचानी मुस्कान बिखेरी और हंसते हुए कहा, इस वरिष्ठ का स्वभाव तो बहुत ही प्रभावशाली और राजसी है। पहली नज़र में तो यही लगता है कि आप फूलों के शौकीन हैं। इस छोटे से कनिष्ठ को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद है। आज ही मेरी मुलाकात एक खूबसूरत युवती से हुई है। अगर आपको वो पसंद आए तो उसे अपने साथ ले जाए, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बगल में खड़ी शुई शेंग ने गुस्से में एक जोरदार आवाज निकाली, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसका छोटा सा मुंह पहले ही बंद हो चुका था और अंत में उसकी आवाज एक कराहने जैसी आवाज में बदल गई। ब्लड सेबर एल्डर ने शुई शेंग को आश्चर्य से देखा। अनजाने में ही उन्होंने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को आगे पीछे छुआ, फिर सिर हिलाकर कहा, वाह, वह वाकई खूबसूरत है। उसकी भौहें अभी खुली नहीं हैं और वह अभी भी पीले फूलों जैसी बड़ी लड़की है, बुरी नहीं है, इस एल्डर को वह पसंद है। वेई शियाओबाओ ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। सचमुच एक माहिर तो माहिर ही होता है। इतनी दूरी से भी देखा जा सकता है कि इस नन्ही सी लड़की का शरीर अभी भी बेदाग है। शियाओबाओ की आपके प्रति प्रशंसा उफनती नदी की तरह है, कभी खत्म नहीं होने वाली। ब्लड सेबर एल्डर फिर हंसे। कहा जाता है कि महान किंग राजवंश के लॉर्ड वेई एक ऐसे नायक थे जो पैसे के लिए न्याय बेच सकते थे, और आज जब मैंने उन्हें देखा तो वे सचमुच अपनी इस प्रतिष्ठा के पात्र थे। अगर हम अलग अलग स्वामियों की सेवा न करते तो यह एल्डर सचमुच आपसे दोस्ती करना चाहता। ये बहुत दुख की बात है। वाकई दुख की बात है। उसकी बातें सुनकर वेई शियाओबाओ को पसीना आ गया और उसे मन ही मन पछतावा हुआ कि वह उस मूर्ख लुगाओक सुआन या स्वर्ग पृथ्वी समाज के भाइयों को यहाँ क्यों नहीं लाया, वरना वह इतना असुरक्षित न होता। ये झांग कांगनियान आमतौर पर बहुत शेखी बघारता था, लेकिन इस नाजुक घड़ी में बिल्कुल बेकार साबित हुआ। अगर मैं इस बार बच निकला तो मैं शियाओ जुवानजी से तुम सबको तुम्हारे गृहनगर वापस छोड़ने के लिए जरूर कहूंगा। जब वे शियाओबाओ भागने की योजना बना रहा था, तब तक उसके आदमियों को ब्लड सेबर भिक्षुओं ने हरा दिया था। झांग कांगनियान और झाओ किक्सियन बचे हुए कुछ गार्डों को वे शियाओबाओ के सामने लेकर आए और उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वेई, मास्टर वेई, स्थिति कुछ खराब है। बेशक यह अच्छा नहीं है, मूर्ख, मैं खुद देख सकती हूँ। वेई शियाओबाओ अवाक रह गई और बड़बड़ाते हुए बोली, बाकी सब मर गए, तुम दोनों को कोई चोट क्यों नहीं है? झांग कांगनियान और झाओ किक्सियन ने एक दूसरे को देखा और केवल अजीब सी मुस्कान ही दे सके। सोंग किंगशू ने देखा कि लगभग समय बीत चुका है। वेई शियाओबाओ के धूर्त स्वभाव को देखते हुए कौन जानता था कि वह अचानक अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके भाग निकलेगा या नहीं।
उस समय उसकी सारी उम्मीदें शायद हवा में उड़ जाएंगी। हल्की खांसी के साथ सोन किंगशू अंधेरे से बाहर निकला, ब्लड सेबर सेक्ट के समूह को देखा, सिर हिलाया और आह भरी, भिक्षुओं को दयालु होना चाहिए, और यहाँ के गुरुओं ने तो हत्या के नियमों का उल्लंघन किया है। ये सचमुच पाप है। जब वे शियाओबाओ ने सोन किंगशू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। शब्दों और गुणों को परखने की उसकी क्षमता बेजोड़ थी। अगर वह खुद को दुनिया में दूसरे स्थान पर होने का दावा करे तो कोई भी पहले स्थान पर होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मू वान किंग और यहाँ तक कि फैंग किंग यांग को भी लगा कि उसकी पीठ पर रखी लकड़ी की तलवार सिर्फ एक सजावट है, लेकिन वे शियाओबाओ ने एक नज़र में ही उनकी असलियत जान ली। उसके उदासीन भाव को देखकर तो साफ है कि यह कोई सजावट नहीं है। ये नायक लकड़ी की तलवार लिए हुए है और गुरुओं के बीच भी किसी उस्ताद की तरह दिखता है। इन दुष्ट भिक्षुओं में बौद्ध धर्म की दया का नामो निशान नहीं है। ये हमें मारना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह नायक हमें बचा लेगा। वे शियाओबाओ का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसका रवैया पल भर में पूरी तरह बदल गया। हत्या न करना तो तुम्हारे मध्य मैदानी ज़ेन बौद्ध धर्म की बात है, तिब्बती बौद्ध धर्म में इतने नियम नहीं हैं। रक्त कृपाण के बड़े बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए सोन किंगशू की पीठ पर टंगी लकड़ी की तलवार को देखा और फिर पूछा, मैं कहता हूँ, क्या तुम सच में इस लकड़ी की तलवार से लोगों को चोट पहुँचा सकते हो? हालांकि उन्होंने कभी लकड़ी की तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल होते नहीं सुना था, फिर भी उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सोन किंगशू के प्रति अचेतन रूप से आशंकित कर दिया। तुम्हारी रक्त तलवार लोगों को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन मेरी लकड़ी की तलवार लोगों को चोट क्यों नहीं पहुंचा सकती? सोन किंगशू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन मन ही मन चीख उठा। खुद को माहिर दिखाने का यह एहसास वाकई बुरा नहीं है। ब्लड सेबर एल्डर एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों को आक्रमण करने का आदेश दिया। इन अराजक समयों में पश्चिमी क्षेत्रों के कई संप्रदाय अपने दिल में एक शक्तिशाली नेता की तलाश कर रहे थे। उनमें से अधिकांश शक्तिशाली मंगोलिया में रुचि रखते थे, लेकिन मंगोलिया के सम्राट के राज्य में शरण लेना एक कठिन कार्य था। कुछ लोगों ने पश्चिमी क्षेत्रों का संचालन करने वाले रुयांग राजा चा खान की शरण ली थी, जबकि अन्य ने अधिक लोकप्रिय कुबलई खान की शरण ली थी। तेमुजिन अपने सातवें पुत्र अली बुगे से बहुत प्रेम करते थे और निश्चित रूप से भविष्य में अपना पद उन्हें सौंप देंगे। फिलहाल अली बुगे मंगोलियाई मैदानों में रह रहा था और माचुओं के साथ उसका मतभेद चल रहा था। इस बार उन्हें पता चला कि कांक्षी सम्राट ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार वे शियाओबाओ को गठबंधन संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए दक्षिणी सोंग राज्य भेजा था। अली बुगे को चिंता थी कि मांचू और सोंग राज्य के बीच गठबंधन आसानी से हो जाएगा और उनकी स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। ये जानते हुए ब्लड सेबर एल्डर ने स्वेच्छा से अपने शिष्यों का नेतृत्व करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और महान सोंग राजवंश में वे शियाओबाओ को रोकने की योजना बनाई। परिणामस्वरूप मांचू और सोंग राज्य न केवल गठबंधन करने में विफल रहेंगे, बल्कि वे शियाओबाओ की मृत्यु के कारण युद्ध भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसके सामने खड़ा विलक्षण युवक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन समय कम था और उसे लड़ाई जल्दी खत्म करके सोंग राजवंश के दरबार की प्रतिक्रिया से पहले वे शियाओबाओ को मारना ही था। इसलिए उसने शिष्यों को आगे बढ़कर सोन किंगशू की क्षमताओं का आकलन करने को कहा। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।